हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हो मेरे प्यारे अर्जुनास? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। लेक्चर नंबर 7 में आप हमारे साथ हैं और सबका स्वागत है। आहो जी। गुड इवनिंग। यस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या माहौल है भाई? कैसा गया एग्जाम? जो कल टेस्ट था उसमें इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कैसे गए ये बताओ पहले फटाफट। जल्दी जल्दी जल्दी। क्या माहौल रहा भाई कल के टेस्ट में? कल था ना टेस्ट आपका? ओए। हाँ। कैसा रहा? ऑल करेक्ट? इनऑर्गेनिक के 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 सही थे। बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। गुड 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 गुड। हाँ, मैं तो अपने पार्ट की पूछ रहा हूँ बेटा जी, सिर्फ 10 सवाल की। टोटल मार्क्स में 10 सवाल का रोल हो सकता है, लेकिन और भी सवालों का रोल होता है। ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मेरे 10 सवाल ठीक थे। नहीं दिया, टेस्ट ही नहीं दिया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट नहीं देना है, डायरेक्ट एग्जाम देंगे नीट का। अभी फालतू में मतलब बोर हो जाएंगे ना, टेस्ट देंगे तो सीधा वहीं देंगे। हम हल्का फुल्का काम नहीं करेंगे। हम वो योद्धा हैं जो सीधा रण में लड़ते हैं। क्या ही करोगे। चलें आगे, शुरू करें। क्वेश्चन गलत था। कौन सा था भाई? देखना पड़ेगा, ऐसा भी कुछ था? चलिए, कुछ कह रहे हैं कि सारे सही है। एक गलत सवाल छेड़ दिया मैंने। चल मेरे भाई, लेक्चर नंबर 7, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आज हम प्रॉपर्टीज की तरफ, बेसिकली याद करो हमने पूरी पीरियोडिक टेबल को इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड किया था, याद है? हमने कहा था कि एक तो स्ट्रक्चरल पार्ट है, ठीक है, ये नोट नहीं करना है। और दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है प्रॉपर्टीज। अब किस किस को याद है कि ये वाला पार्ट जो था वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट था? ये बताया था मैंने कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये वाला पार्ट जो है बेटा, ये ज्यादा स्ट्रांग है। ये मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये स्ट्रांग भी होना चाहिए। ये वाला पार्ट बेसिक है, स्ट्रक्चरल पार्ट, जिसमें हमने अभी तक जो कुछ सीखा, लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। जो ऊपर वाला स्ट्रक्चरल पार्ट है वो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से मैच करता हुआ पार्ट है, जो आपका पुराना चैप्टर था फिजिकल केमिस्ट्री का, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उससे मैच करता हुआ मोस्टली उसमें सारी चीजें लगभग लगभग वही थी। किसी भी पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे, कितने नहीं होंगे, किसमें क्या होगा, किसमें डी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल, ये वो, मतलब एक तरह से एटॉमिक, मेनली अगर मैं कहूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप उधेड़ के रख देते हो तो फिर ये वाला पार्ट आपका एकदम परफेक्ट हो गया था। अब फिलहाल हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज में, जिसमें सबसे पहले प्रॉपर्टीज ये वाली है। ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं दोनों जो एक बेसिक, कहते हैं ना कि हर आगे आने वाली हर एक प्रॉपर्टी में, ये स्टार्टिंग की प्रॉपर्टी नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये कोई एक नंबर प्रॉपर्टी नहीं है, अगर देखा जाए तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, नहीं, ये हर जगह आएगी। ये एक फैक्टर है जो आगे आने वाली बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, जैसे साइज पढ़ेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, अभी नाम आपको नए लगेंगे, बाद में आपको चीजें भी एकदम अच्छी लगने लग जाएगी, घबराइए नहीं, सिर्फ नाम सुनिए। जैसे आगे आने वाली साइज है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये ऐसी कुछ चीजें जो होंगी, उनमें एक बेसिक फैक्टर, अगर हम बात करें तो एक बेसिक फैक्टर निकल के आएगा, और ये दोनों एक तरह से बेसिक फैक्टर है। अब एज ए प्रॉपर्टी ये भले ही छोटी हो, लेकिन ये बेसिक फैक्टर है और इसको सीखना बहुत जरूरी है। और ये है कुछ नहीं, ये सिर्फ यूं मान के चलो, इसका मतलब होता है बेटा अट्रैक्शन। ये देखो, देखते जाना, मैं आपको इतना आसान कर देता हूं चीजों को,
है ना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाए और आप चीजों को सीखने के लिए और अच्छे से तैयार हो जाए। मैं इसीलिए इन चीजों का, मैं इसका सीधा सीधा मतलब होता है अट्रैक्शन। इसका सीधा सीधा क्या मतलब होता है बेटा? अट्रैक्शन। और इसका सीधा सीधा मतलब होता है, स्क्रीनिंग का सीधा सीधा मतलब होता है रिपल्शन। ठीक है, ये काम हम एक काम करते हैं, अच्छा नहीं लगता है ना, यहां लिखते हैं ज्यादा बढ़िया। ये काम हम यहां करते हैं, ज्यादा अच्छा है। इसका सीधा सीधा मतलब होता है बेटा, इसका मतलब होता है अट्रैक्शन, और इसका सीधा मतलब होता है क्या? रिपल्शन। और ये चीजें हमको देखनी है एक एटम के अंदर। कहां देखनी है? एक एटम के अंदर। अट्रैक्शन भी देखना है और रिपल्शन भी देखना है। आपको पता है एटम के अंदर अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होते हैं? बता सकता है कोई? और अगर हाँ तो बताओ किस किस के बीच में क्या क्या होगा? रिपल्शन मतलब समझते हो बेटा? रिपल्शन मतलब होता है ना, जो सेम चार्ज होता है वो रिपेल करता है, दूर भेजना। और अट्रैक्शन का मतलब होता है अपोजिट चार्ज, यानी अपोजिट चार्ज वाले जो होते हैं वो अट्रैक्शन, अट्रैक्शन हम अपोजिट चार्ज के लिए बोलते हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं है ना, तो अपोजिट चार्ज प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है। आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि एक एटम को तुम सिस्टम मानो। एक एटम क्या है बेटा? सिस्टम है। ठीक है, और एक एटम जो है एक सिस्टम है, और इस सिस्टम के अंदर दो तरह की कश्मकश चलती है। इस सिस्टम के अंदर दो तरह की चीजें चलती है। इस सिस्टम के अंदर अट्रैक्शन यानी प्यार भी चलता है, और इस सिस्टम के अंदर नफरत भी चलती है। रिपल्शन यानी कि दूर फेंकना, यानी कि नफरत हो गया। यानी एक ही सिस्टम है, एक ही घर है, और उस घर में प्यार भी चल रही है, प्यार भी चल रहा है, और तकरार भी चल रही है, यानी कि अट्रैक्शन भी चल रहा है और रिपल्शन भी चल रहा है। और अच्छी बात यह है कि इतना तो आप सभी जानते हो कि ये चीजें जो हैं, इनमें से कोई भी, ये दोनों अगर कोई चीज पैरेलल चल रही है, एक सिस्टम का पार्ट अगर दो चीजें हैं, तो एक के घटने पर दूसरी, वापिस बोलो, ये आप बोलोगे ये क्या कर बेटा? फील, फील इसी को कहते हैं। अभी आएगी, अभी आएगी, पूरी फील आएगी। देखो मुझे बताओ, एक के घटने पर दूसरे का साथ क्या होगा? ये दो चीजें हैं, मान के चलो ये दोनों एक सिस्टम में है, ये दोनों एक ही सिस्टम में चलता है, अट्रैक्शन भी चल रहा होता है, रिपल्शन भी चल रहा होता है। जरा सोच के बताओ मेरे को, मोटे मोटे तौर से सोच के बताओ कि रिपल्शन किनके बीच में हो रहा होगा, अट्रैक्शन किसके बीच में हो रहा होगा। और मेरा दूसरा सवाल कि इनमें से कोई भी एक चीज जब कम होगी तो दूसरी चीज क्या होगी? जाहिर सी बात है, ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों सिस्टम को मेंटेन करके। अब आप कहते हो कि नहीं 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 नहीं, लड़ाई कम है आजकल। अरे तो भाई जब घर में लड़ाई कम होगी तो प्यार बढ़ेगा, और जब प्यार कम होगा तो लड़ाई ज्यादा होगी। दोनों चीजें एक साथ ही है, ये तो बैलेंस करके चलने वाली चीज है। आओ यही सिखाता हूं। अब सुनो बात को बेटा। स्क्रीन, दो शब्द आते हैं बेटा, एक आता है स्क्रीन, और इसी का एक और नाम होता है शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग का एक और नाम क्या होता है बेटा? शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो दो शब्द हैं, एक है स्क्रीन और एक है SHIELD, शील्ड। इनका मतलब क्या है? कौन बताएगा? इंग्लिश के शब्द है, बेसिकली इंग्लिश के शब्द है। स्क्रीन मतलब किसी के आगे कोई दीवार बना देना, कवर कर देना। और शील्ड का मतलब भी एक कवर ही होता है, ढाल। शील्ड बोलते हो ना, कि मेरे सामने मेरे पे तीर चल रहे हैं और मैं एक शील्ड बना लूं अपने चारों तरफ, तो वो तीर उस से मुझे बचाएंगे। वो तीर मुझे, वो तीर से मुझे, वो शील्ड, शील्ड जो है वो तीर से मुझे बचाएगी। तो शील्ड का मतलब बेसिकली कवच। यस, कवच। हाँ यस, बैरियर। यस यस यस, बैरियर हो गया, कवर हो गया, प्रोटेक्शन हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल 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 सही जा रहे हो बेटा। इनका सीधा सीधा मतलब होता है कि किसी चीज को आप कवर कर रहे हो। कोई ऐसी चीज है जो कवर हो रही है, किसी चीज के आगे कोई दीवार आ रही है, स्क्रीन आ रही है ना, किसी के आगे कोई दीवार आ जाना, स्क्रीन आ जाना, कवच आ जाना, कवर आ जाना, ये बेसिकली शब्द कहलाते हैं स्क्रीन और शील्ड। मतलब एक तरह से ये हो रहा है आपका कवर, कि किसी चीज को बचाना, प्रोटेक्ट करना, कवर करना। अब क्या चीजें कवर हो रही है, क्या चीजें नहीं हो रही है, एक डायग्राम से ये दोनों चीजें समझ लेंगे। उसके बाद हम
इनमें जो हमें इंपॉर्टेंट लाइंस लगती हैं वो लिखेंगे भी। तो चलो अभी तक तो आपने कुछ यहां पे खाली एक बेसिक सी फील ली है। अब आपको मैं दिखाता हूं बेटा, ये फील ले ली। अब ये देखो, ये रहा एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ये कोई शेल है, ये भी कोई शेल है, और ये भी कोई क्या है, आपकी शेल है। ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, इसमें भी क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, और इसमें यहां पर भी मैंने एक कोई ऐसे ही इलेक्ट्रॉन बना दिया, और मैंने इसको एक नाम दे दिया, क्योंकि मेरे लिए टेस्ट इलेक्ट्रॉन वो होगा जिसके हालचाल मैं जानूंगा। यानी कि टेस्ट इलेक्ट्रॉन बेसिकली जनरली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है। टेस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जनरली क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जनरली हम टेस्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बेसिकली टेस्टिंग उस पे ही करते हैं हम, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की जनरली नहीं करते। बट ऐसा नहीं है ना, क्योंकि अगर आप चाहो तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो तो सिलेबस में है नहीं, बट अगर आप चाहो तो इनमें से किसी भी इलेक्ट्रॉन को टेस्ट मान सकते हो। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को टेस्ट इलेक्ट्रॉन मानते हो, मान लिया कि सर हम तो इसको टेस्ट मानेंगे, जो कि जनरली ऐसा नहीं करते, पर अगर मान सकते हो तो फिर इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये दो इलेक्ट्रॉन अंदर वाले हो गए, और ये वाला जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ये बाहर वाला हो गया। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का यहां कोई रोल नहीं होता। इसीलिए अभी मैं जो सिखा रहा हूं वो सीख लो। मैंने कंफ्यूज कर दिया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। एक काम करते हैं, आपके लिए टेस्ट इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जनरली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सुनना मेरी बात को। एक इसको यूं समझो कि ये पूरा गोल है, और ये यहां पे एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन है, और ये यहां क्या हो रहा होगा, अट्रैक्शन हो रहा होगा। अब अट्रैक्शन किन किन के बीच में लग रहा होगा, सोचो जरा। एक बेसिक सी बात है बेटा, कि क्या ये न्यूक्लियस जो है अट्रैक्ट कर रहा होगा इस इलेक्ट्रॉन को? क्या ये न्यूक्लियस जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा? बाकियों को भी कर रहा होगा। ये मत बोलना कि सर सिर्फ बाहर वाले को कर रहा है क्या, नहीं नहीं, डायग्राम में हम सिर्फ रिप्रेजेंट बाहर वाले के लिए कर रहे हैं। उसका कारण है कि हमें किसी एक इलेक्ट्रॉन पर दोनों चीजें देखनी पड़ेगी। देखो, किसी के घर की बात पूछनी है तो सारे घर वालों को बता के नहीं पूछते हैं, धीरे से एक ऐसे बंदे को बुलाते हैं जो अपने को सब कुछ बता सकता है घर की। तो अपन क्या करते हैं, एक बंदे को बुलाते हैं कि इधर आ, वो एक बंदा टेस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो उस घर के किसी एक बंदे को बुला के हमने पूछा कि क्या चल रहा है आजकल, तेरा बता, तू कैसा महसूस करता है। तो हम इससे बात करते हैं। हम किससे बात कर रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं, टेस्ट इलेक्ट्रॉन से बात कर रहे हैं। हम इससे पूछते हैं कि बता भाई क्या चल रहा है, न्यूक्लियस तुझे प्यार करता है? आपने पूछा कि न्यूक्लियस तुझे प्यार करता है। न्यूक्लियस क्यों प्यार, अच्छा, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज किस वजह से होता है न्यूक्लियस के अंदर? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, एंड दिस वन इज योर इलेक्ट्रॉन। अब प्लस जो है वो माइनस को अट्रैक्ट करेगा, यहां पर भी माइनस है, इनको भी करता है। हम डायग्राम में सारा रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें फिलहाल टेस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। हमें घर के उस मेंबर से बात करनी है कि तू कैसा महसूस कर रहा है। जैसा तू महसूस कर रहा है वैसा सारे कर ही रहे होंगे यार, तू एक बार इधर आ। तो आपने बिठा दिया कि इधर आके हम तेरे पे टेस्ट करते हैं, हम तेरे से बात करते हैं। तो घर का ये वो मेंबर है जिससे आप बात कर रहे हो कि बोला तू बता कि क्या चल रहा है, क्या तेरे को न्यूक्लियस से प्यार मिल रहा है, क्या तेरे को न्यूक्लियस से प्यार मिल रहा है? तो इसने बिल्कुल एकदम चेहरे पे एक स्माइल के साथ आपको जवाब दिया, बहुत बढ़िया। क्या बोला? अच्छे से। कह रहे रोज मिल रहा है, कह रहे रोज मिल रहा है, अच्छे से, कह रहा अच्छे से, कह रहे कोई तकलीफ नहीं है, क्या नहीं कोई तकलीफ नहीं है। तो आपको डाउट हुआ, क्योंकि आपको तो वो बात निकलवानी है, लेकिन वो क्या शाना था, उसने एक बार में तो नहीं निकाली। फिर आपने उसको बोला कि यार देख भाई, आपने थोड़ा सा उसको और व्यवहार में लिया, कोई उसके कहीं चलते हैं कुछ, है ना, चाय वाय पीने चलते हैं, चाय पीने ले गए, कुछ और वो पीता है तो उसे और चीजें, मान लो उसकी पसंदीदा चीजें उसे बताई। और थोड़ी सी देर जब माहौल बना तो उसके बाद आपने पूछा उसे, तो उसका दर्द बाहर निकल के आया। उसके बाद उस बंदे का दर्द बाहर निकल के आया। उसने कहा कि यार जितना प्यार मैं चाहता हूं ना उतना मिल नहीं रहा। क्या बोला उसने? जितना प्यार मैं चाहता हूं ना उतना मिल नहीं रहा। अब तक क्या बोल रहा था कि न्यूक्लियस का प्यार मिल रहा है, उसने कहा मिल रहा है,
कि कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई चिड़चिड़ापन, कोई बेचैनी, उसने सबके लिए नो किया था। लेकिन जब थोड़ा समय आपने बाद में बिताया, उसे थोड़ा अंदर की बात पूछी, उसे दिखाया कि यार देख तेरा मैं, उसे हाँ मतलब समझ रहे, उसका दुख बाहर निकाला आपने। जब दुख बाहर निकाला तो बोला कि यार जितना मिलना चाहिए ना उतना नहीं मिल रहा। क्या हुआ? जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। तो फिर इससे आपने पूछा कि यार ऐसा क्या हो गया, क्यों नहीं मिल रहा? मतलब ठीक है, आप जो चाह रहे थे, आपको पता था कि ये थोड़ा दुखी है अंदर से, इसलिए आपने इसको बुलाया और आपने पूछा, तो इसने फिर उगला कि हाँ जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। तो इससे पूछा आपने कि यार ऐसा क्या हो गया कि तेरे को क्यों नहीं मिल रहा? ये है अट्रैक्शन। दिस वन इज योर अट्रैक्शन। और इस अट्रैक्शन को ही न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस में बैठा हुआ प्रोटॉन जब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है तो उसी अट्रैक्शन फोर्स का नाम होता है न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा इसको? न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। बेसिकली ये कौन सा हो गया? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है। फिर आपने इससे पूछा कि अब बता, तो थोड़ी चीज और अंदर गई तो बहुत सारी चीज बाहर आई, है ना भाई? सीधी बात है, कुछ अंदर जाएगा तभी तो बाहर आएगा। तो इस भाई के जब अंदर कोई चीज गई तो फिर इसकी चीज बाहर भी आई, और बाहर आई तो इसने कहा कि जो पहले से अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ना उस घर में, उन्होंने मुझे आज दिन तक एक्सेप्ट नहीं किया। ये क्या था? ऑब्वियस सी बात है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पहले गए होंगे, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन बाद में आया होगा। हम तो भरते ही ऐसे हैं कि n इज इक्वल्स टू 1 है, n इज इक्वल्स टू 2 है, n इज इक्वल्स टू 3 है। तो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर शेल्स, क्या बोलते हैं बेटा इसको? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर शेल्स। वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले से हैं। ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब हैं क्योंकि ये पहले से हैं। तो ये क्या करते हैं बेटा? ये इसको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। देखो न्यूक्लियस तो कभी नहीं चाहेगा, न्यूक्लियस तो देखो उसकी भूख कभी नहीं मिटेगी, वो तो प्लस है। प्लस तो हमेशा चाहता है कि माइनस के नंबर बढ़ते रहे, मेरे को क्या दिक्कत है, कह रहे आज ये कल वो, अपना तो चलता रहे, है ना। लेकिन पॉइंट ये है कि जो पहले से हैं वो कभी क्या नए वाले को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर वाला इलेक्ट्रॉन पसंद होता ही नहीं है। वो हमेशा अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को हमेशा धक्का ही देना पसंद करते हैं कि भाई तू दूर ही रहे मेरे न्यूक्लियस से। तो यहां जो लड़ाई है वो लड़ाई है जलन की, क्योंकि ये पहले से हैं। हाँ, ये सब जो हैं, इन सब इलेक्ट्रॉन के लिए वो जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एक्स की तरह काम कर रहा है, और ये नहीं चाहते कि एक्स जो है वो उसकी जिंदगी में आए। तो ये बचाएंगे किसको? उसको। किससे? इसके प्यार से। कैसे बचाएंगे? आगे आ जाएंगे। कैसे आगे आएंगे? स्क्रीन बनाएंगे, शील्ड बनाएंगे। अब ये दोनों तो एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, लेकिन ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं इनको पसंद नहीं है वो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन। ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि भैया हम ही रहेंगे न्यूक्लियस के पास। तो और मजेदार बात है कि जो न्यूक्लियस के जितना करीब होगा उसको जलन उतनी ही। वापस बोलो, वापस बोलो, वापस बोलो। अब अंदर में भी तो बहुत सारे हैं ना बेटा, अंदर में भी तो बहुत सारे हैं। मेरा सवाल, जो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक होगा उसको जलन सबसे ज्यादा हो रही होगी। एक कह रहा है वेयर इज केमिस्ट्री। पढ़ना चाहो तो केमिस्ट्री हर बात में है। ठीक है, पढ़ना चाहो तो केमिस्ट्री हर बात में है, पढ़ना चाहो तो सब्जेक्ट हर बात में है। सब्जेक्ट को अपनाओगे तो याद भी हो जाएगा, और उसे सिर्फ किताब में बैठा एक पराया सी चीज मानोगे तो कभी याद नहीं होगा। अपनाओ, ज्यादा होगी। यानी कि अगर मैं आपको पूछूं, मैंने अभी आपको कुछ नहीं सिखाया, कि मेरे पास एक शेल है, मान लो मेरे पास एक शेल है, मान लो मेरे पास 4 नंबर शेल है,
ठीक है, छोड़ो इसको छोड़ो। मेरे पास एक एस है, एक पी है, एक डी है और एक एफ है। ये फिर हमारे पास सब शेल्स है। इलेक्ट्रॉन भाई हमने तो सिर्फ शेल में दिखाए हैं, अंदर इनकी पोजीशनिंग सब शेल्स के अंदर भी होगी। और मैंने अभी कहा कि सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होगी, सबसे ज्यादा जलन किसको होगी, कौन नहीं आने देना चाहेगा। तो आप बोलोगे कि जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होगा वो नहीं आने देना चाहेगा। करेक्ट है बेटा। मुझे बता सकते हो कि जिसको सबसे ज्यादा जलन होगी वो सबसे तगड़ा कवर करेगा कि नहीं करेगा? जिसको सबसे ज्यादा तकलीफ होगी, सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट बाहर वाले से वही करेगा कि कहीं नहीं जाना, नहीं आएगा वो। ये बिल्कुल वैसा ही है। मैं हमेशा बोलता हूं ऑफलाइन क्लास में एक टीचर जो पढ़ा रहा होता है, एक टीचर को तुम न्यूक्लियस मानो, टीचर जो खड़ा है वो तुम न्यूक्लियस मानो। फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ कभी चाहता ही नहीं है कि कोई और आके बैठे वहां पे। इसके लिए चाहे उसे आधे घंटे पहले आना पड़े ऑफलाइन कोचिंग में, वो आके बैठता है पहले फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ। और अगर फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ क्यों? क्योंकि उसका न्यूक्लियस के सबसे पास है वो, मतलब उस टीचर के सबसे नजदीक तो वही बैठा है फर्स्ट बेंच पे बैठने वाला। तो अब मुझे आप बताओ कि सबसे जोरदार तकलीफ इसी को होगी, तो सबसे अच्छी शील्डिंग भी यही करेगा, उससे कमजोर ये करेगा, उससे कमजोर ये करेगा। यानी कि जितना ज्यादा न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे जलन थोड़ी कम होती जाएगी। जलन है बट जलन थोड़ी कम होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा जलन एस को होगी कि कोई नहीं आएगा। और अभी इसको टेक्निकल तरीके से भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों पॉसिबल होता है, क्यों एस में पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन, एस में पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छे से कवर क्यों कर पाता है। अभी तक क्या समझ आया बोलो? एक एटम की कहानी। अभी इसको वापस से समराइज करते हैं, चीजों को कंक्लूड करते हैं कि क्या क्या सीखा। एक एटम के अंदर अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्शन फोर्स दोनों होते हैं। अट्रैक्शन फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस के बीच में, एंड हम उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स में से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पर ये दोनों चीजें चेक करना चाह रहे हैं, और जिसको हमने टेस्ट इलेक्ट्रॉन बोला है। उस एक इलेक्ट्रॉन पर अगर हम ये दो चीजें चेक करें तो हम ये पाते हैं कि न्यूक्लियस उसे अपनी तरफ खींचना चाहता है। न्यूक्लियस तो चाहता है कि जितना पावर है मैं पूरी पावर से खींच लूं, लेकिन न्यूक्लियस जितना प्यार देना चाहता है उतना प्यार दे नहीं पाता। उसका कारण है क्योंकि अंदर वाले शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में और उस टेस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में एक नई जंग छिड़ी हुई होती है जिसे हम रिपल्शन कहते हैं, धक्का मुक्की चल रही है। अब बेटा अट्रैक्शन लगना चाहिए था प्योर, अगर कोई बीच में नहीं हो, अगर ये बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो इस पर पूरा पूरा अट्रैक्शन लगेगा। लेकिन अगर बीच में रिपल्शन आ गया, यानी इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो फिर जितना अट्रैक्शन लगना चाहिए उतना नहीं लगेगा, कुछ घट जाएगा। यानी अब बात हम टोटल की कर ही नहीं सकते, अब हमको बात नेट अट्रैक्शन फोर्स की बात करनी पड़ेगी। और किसी चीज के आगे नेट वर्ड लग जाता है ना, नेट। जैसे किसी का पैकेज होता है, मान लीजिए सालाना 20 लाख रुपए कमाता है साहब, लेकिन आप क्या करोगे कि क्या 20 लाख डिवाइड बाई 12 करोगे उतने पैसे उसको मिलेंगे क्या? नहीं। अगर आप 20 लाख रुपए का पैकेज है ना, सीटीसी जिसको बोलते हैं, किसी कंपनी में कोई बंदा काम करता है, 20 लाख रुपए का पैकेज है साल का मान लिया, है ना, और 20 डिवाइड बाई 12 करोगे, वो उसकी ग्रोस सैलरी है। यानी कि ये पैसा उसको हाथ में नहीं आता। 20 डिवाइड बाई 12 करोगे तो वो हाथ में नहीं आता, उसको नेट पेएबल सैलरी आती है एक। अब नेट पेएबल सैलरी का मतलब होता है कि उसमें कुछ कट लगेंगे, जैसे टैक्स वगैरह कटेगा, है ना, जो टैक्सेस हैं वो कट जाएंगे। तो टैक्स कट के जो सैलरी हाथ में आती है, इन हैंड जिसको हम बोलते हैं, ऐसे आपने नाम सुने होंगे कि इन हैंड कितना मिलता है। अब इन हैंड का मतलब होता है नेट। कब आएगा नेट? जब आप वो कटने वाला माइनस निकालोगे तब तो नेट निकलेगा। जब आप वो कटने वाला माइनस निकालोगे तभी तो नेट आएगा। तो इसका मतलब है अगर मुझे इस आउटर मोस्ट शेल पे नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है, मेरी बात को समझना बेटा, अगर मुझे इस आउटर मोस्ट शेल पे नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है तो मुझे ये रिपल्शन माइनस करना पड़ेगा बेटा।
मुझे ये रिपल्शन माइनस करना पड़ेगा, तभी तो मैं नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे पहुंच पाऊंगा। अगर मुझे नेट पेएबल सैलरी निकालनी है तो मुझे टोटल सैलरी, यानी जिसको हम ग्रोस सैलरी बोलते हैं, टोटल सैलरी में से ये टैक्स माइनस करना पड़ेगा, तभी तो मेरे हाथ में कितना आ रहा है वो बचेगा, बचा हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बचा हुआ क्यों? ताकि हम वो रिपल्शन माइनस कर सके। ये बात समझ आई? अब तक ये चीज समझ आई? इसीलिए जब कभी भी कोई चीज जितनी हम कर रहे हैं उतनी ना होकर कम हो रही है, तो उसके आगे इफेक्टिव वर्ड लगता है। क्या यहां पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूरा पूरा लग रहा है या कम लग रहा है? जल्दी बताओ, क्या पूरा पूरा लग रहा है क्या कम लग रहा है? जितना लगना चाहिए उससे क्या लग रहा है बेटा? कम लग रहा है। ये तो रिपल्शन हो गया, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं हम, और इसी को हम बोलते हैं क्या? स्क्रीनिंग। पूरा पूरा लग रहा है, कम लग रहा है, ठीक है, कम लग रहा है ना बेटा। अब कम लग रहा है तभी तो उस न्यूक्लियर चार्ज के आगे एक शब्द जुड़ गया, और उसका नाम है शब्द का इफेक्टिव। यानी कि अब हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, इस पर जो अट्रैक्शन लग रहा है ना, इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन लग रहा है ना, वो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब इसको आपने पूछा कि भाई तेरे को न्यूक्लियस का प्यार मिल रहा है, तो इसने कहा कि उतना नहीं मिल रहा, तो मतलब जो मिल रहा है वो बचा हुआ है, जो बचा हुआ है नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसे बोलते हैं हम इफेक्टिव। चलो एक और एग्जांपल, मान लिया आप 5 घंटे पढ़ते हो, ठीक है भाई, घर वालों की नजर में आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप 5 घंटे लगातार पढ़ रहे हो तो मैं बोल दूं कि आपके इफेक्टिव स्टडी आवर्स भी 5 घंटे हैं। लेकिन आप जानते हो कि जब उस 5 घंटे में आप उठोगे भी, आप वहां वॉशरूम भी जाओगे, आप कुछ काम भी करोगे, कि भूख लगी थोड़ी सी किचन में कुछ खाने जाओगे, मम्मी ने कहा नीचे से दूध ले गया, दूध की थैली लेने जाओगे मोहल्ले में नीचे, थोड़ी देर इधर उधर देखा, मोबाइल मिल गया, मोबाइल चला लिया, सोशल मीडिया चला लिया, 15 मिनट रील्स देख ली, बहुत कुछ कर लिया, वो सब उस 5 घंटे के टाइम पीरियड में ही हो रहा है। लेकिन आप बोलोगे कि कितने घंटे पढ़ता है? कि 5 घंटे पढ़ता है। फिर सामने वाला पूछता है कि इफेक्टिव कितने घंटे पढ़ता है, तो आप बोलोगे कि घंटा 1.5 घंटा खराब हो जाता है सर, है ना, तो मतलब 3.5 4 घंटे पढ़ लेता हूं। तो ये 3.5 4 घंटे इज स्टडी आवर्स और इफेक्टिव स्टडी आवर्स? 3.5 4 घंटे है क्या? ये स्टडी आवर्स है या इफेक्टिव स्टडी आवर्स है? एक लिख रहा है सुधांशु सर ओपी, तो बेटा ये वहां लिखना था ना जब सुधांशु सर पढ़ा रहे थे, यहां गलत मार्केटिंग क्यों कर रहा है? गलत मार्केटिंग क्यों कर रहा है भाई? यहां सुधांशु सर ओपी लिखने का मतलब थोड़ी है भाई, यहां या तो मेरे बारे में तारीफ कर ले या फिर चुप बैठ जा, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है तारीफ, तो करना भी मत, तो चुप बैठ जा। अब यहां सुधांशु सर ओपी लिखेगा या सुधांशु सर के में जाके किसी और टीचर का नाम लिख के ओपी लिखेगा? बेटा ये जो साल भर ओपी ओपी करते हैं ना, इनकी कॉपी एग्जाम में खाली होती, ये यही करते रह जाते हैं, सुधांशु सर ओपी, आयुध सर ओपी। अरे तो बेटा यार किसी की तारीफ करनी है तो उसके सामने करना है यार, मेरे सामने सुधांशु सर ओपी लिखेगा तो होगा क्या उससे? या मेरा नाम किसी और के सामने लिखेगा तो उससे कुछ नहीं होगा? उसका कुछ होगा क्या मुझे बता? नहीं होगा ना, नहीं होगा। मतलब गलत मार्केटिंग क्यों कर रहे हो? तुम गंजों के मोहल्ले में जाके तेल और गंगा बेच रहे हो, और फिर कह रहे हो कंपनी को प्रॉफिट देंगे, कैसे होगा? नहीं ना।
थोड़ा सा मार्केटिंग स्किल सीखो। स्पैमिंग की भी स्किल होती है। तुमको स्पैम करना ही नहीं आता, तुमको स्पैम करना नहीं आता, तुम्हारे को स्पैमिंग करने का सीधा सीधा मतलब होता है तुम उनके एजेंट लग रहे हो, मुझे स्पैमिंग कम लग कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि उनका कर दो। तुम कहीं जाके मेरा नाम लिखोगे किसी और में तो उनको लगेगा मैंने बुरा बोला होगा, तभी बच्चा जाके तुम मेरा चेला है इसलिए जाके वहां लिख रहा होगा। ऐसा है क्या? कोई टीचर कभी बोलता है क्या किसी को कि जाके ऐसा कर ले? तो स्पैमिंग की तो स्किल सीख ले पहले। स्पैम तो अच्छे से कर, स्पैम करना भी नहीं आ रहा तेरे को है? एक टीचर की कुछ बातें होती है, जैसे जैसे है ना कि अ, वो उस क्लास को बांधना चाहता है उन शब्दों से, लेकिन तुम उन शब्दों में ही बंध के रह जाते हो। वो तो क्लास को बांधना चाहता है। जैसे कोई टीचर के कुछ तकिया कलाम होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, जैसे रुपेश सर लुक्खा लुक्की बोलते हैं, तो वो उस क्लास में थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट बनाए रखें इसके लिए वो शब्द बोलते हैं। इसलिए नहीं बोलते हैं कि तुम किसी और क्लास में जाके पूरे दिन लुक्खा लुक्की लुक्खा लुक्की लुक्का लुक्की करो। वो ये नहीं चाहते कि तुम इन शब्दों में ही बंध के रह जाओ और सिलेक्शन ना हो। वो तो ये चाहते हैं कि तुम बोर ना हो, है ना। हर कोई टीचर इसलिए ये काम करता है ताकि तुम बोर ना हो और कुछ एक दो शब्द में तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहे, हंसी ठिठोली चलती रहे, थोड़ी मजाक मस्ती चलती रहे, इसलिए बोलता है। लेकिन तुम तो उन शब्दों के अलावा कुछ और याद रहता नहीं तुमको, तुमको सिर्फ लुक्खा लुक्की याद आ रहा है। और कोई शब्द हैं किसी टीचर के तो वो याद रह जाएंगे। तो बेटा इतनी कमजोर मेमोरी तुम्हारी, बाकी चीजें तो याद नहीं, लुके लुकी याद कर रहे हो तुम। वो चाहते हैं कि तुम किताबों से बंध जाओ, तुम किताबों को छोड़ के सिर्फ उन शब्दों से बंध गए। क्या फॉलो करना था तुम क्या फॉलो कर रहे हो? उन्होंने नहीं बोला था कि तुम मेरे लुक्का लुकी को फॉलो करना, तुम तो वही फॉलो कर कह रहे बस। खुश हो रहे हैं इस चीज से, नाम रख रहे हैं अपना लुक्खा, आईडी में नाम रख रहे हैं लुक्खा, रुपेश सर का लुक्खा, समाप्ति मैम का सपोला। बेटा पापा मम्मी से पूछ तो लो, उन्होंने अच्छा सा नाम रखा है तुम्हारा? एक बार पूछो तो सही, पूछ लो एक बार कि ये अपना आधार कार्ड में लिख दूंगा रुपेश सर का लुक्खा। वो शब्द वो सिर्फ तुमसे अटैचमेंट के लिए है, जो कि मैं भी यूज करता हूं। मैं भी बोलता हूं बेटा राजा, राजा बोलता हूं मैं भी, है ना, बोलता हूं। इनफैक्ट कई बार मजाक मजाक में जनावर भी बोल देता हूं। तो क्या लिख दो मोहित सर का जनावर लिख दो? है? अरे ऊपर उठो यार इन चीजों से, बड़े हो गए हो अब तो। तुमको थोड़ी बोल रहे हैं, वो बस एक माहौल होता है, माहौल माहौल। तकिया कलाम होते हैं, शब्द होते हैं, और ये जरूरी होते हैं। अगर ये नहीं बोला जाएगा ना तो क्लास एकदम नीरस हो जाएगी, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तुम्हारा। कॉलेज प्रोफेसर की तरह पढ़ाना अगर स्टार्ट कर दिया ना सबने तो दिक्कत आ जाएगी। वो गलत नहीं है, गलत तुम हो जो उन चीजों को गलत तरीके से ले रहे हो। तुम उन्हीं शब्दों में पड़े रह रहे हो, तुम्हें बाकियों का काम नहीं। यहाँ कमेंट सेक्शन में लुक्का लुक्की सपोला सपोली यही चल रहा है। अरे यार क्या, कम से कम थोड़ा तो सोचो। और वो भी इसलिए कि ऑनलाइन क्लास है और कमेंट कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास होती सामने बैठते तो क्या बेंच से उठ उठ के बोलते लुक्का, अरे दीवाने, सपोला, उठ उठ के बोलते क्या फिर? नहीं ना। फिर क्यों? वहां पे भी तो अपने जज्बात को दबा के बैठते, यहां भी दबा लो। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट कंसंट्रेशन। आप कितना फोकस्ड हैं अपना काम करते हुए। और किसी में कितना भी दिमाग क्यों ना हो, अगर वो फोकस्ड नहीं है
तो वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। हर काम को करने के लिए एक फोकस की जरूरत होती है, एक डेडिकेशन की जरूरत होती है कि इस वक्त मैं ये काम कर रहा हूं, मेरा दिमाग इस काम के अलावा और कहीं नहीं लगना चाहिए, तो सिलेक्शन हो जाएगा। वरना अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट है नहीं बेटा। आओ और हमारा व्यापार बढ़ाओ, हम तो कोचिंग वाले हैं, हमारे क्या 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, हर साल फीस दो ना, दिक्कत कहाँ है? हम तो खुश हैं, हम तो चाहते ही यही हैं, बस खुश हो। अब तुमको बेवकूफ कितने साल बनना है तुम देख लो, तुमको क्या करना है, किसी 1 साल जाके समझ आएगा कि यार इस बार फोकस्ड होना पड़ेगा। एक कुछ लिख रहे हैं बच्चे, इग्नोर करो उनको। बेटा आज आप नहीं कर रहे हो, कल को तुम भी करने लग जाओगे। इग्नोर क्यों करें? सबके लिए लेसन है ये, जो कर रहा है उसके लिए भी है और जो नहीं लिख रहा है उसके लिए भी है। कोई बात गलत बोली है तो बता दो। सॉरी बोलने वाली कोई बात ही नहीं है, सबके लिए है ये बात। चलो, हाँ जी। तो इफेक्टिव का मतलब यही हुआ कि कुछ चीजें जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, कम हो गई, और यहां पर जो अट्रैक्शन कम हुआ था वो अंदर रिपल्शन की वजह से हुआ था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायग्राम आपने बना लिया बेटा? क्या ये डायग्राम आपने बना लिया? क्या ये डायग्राम आपने बना लिया? आगे बढ़े। एक कह रहा आपने 20 मिनट वेस्ट कर दिए। हाँ, मैं तो अभी यहां बंद करके चला जाऊंगा क्लास। एक लेक्चर वेस्ट कर सकता हूं, तू अभी मेरे को जानता थोड़ी है। तू जानता ही नहीं है अभी मेरे को। जो ये लिख रहा है कि आपने 20 मिनट वेस्ट कर दिए, वो ये जानता ही नहीं है कि मैं अब भी बंद कर दूंगा ये क्लास, चला जाऊंगा। इतना टाइम का पता चल रहा है बेटा, तो यहां खाली बैठे कमेंट मत कर, ठीक है ना? चलिए, सो द डेफिनेशन इज, किसकी टेंडेंसी है ये? अगर हम पहले स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करेंगे, पहले हम किसकी बात करेंगे, अब हम इनको अलग अलग समझेंगे। पहले हम अब स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करेंगे। तो बताओ, अब स्क्रीनिंग इफेक्ट की डेफिनेशन लिखनी है, तो मैं बताता हूं पहली चीज तो, ये किसकी टेंडेंसी है? टेंडेंसी ऑफ, एक लिख रहा है करके दिखा बंद। एक एक लिख रहा है अगर करके दिखा बंद, एटीट्यूड। हाँ तो होना चाहिए ना बेटा, जिस काम को कर रहे हो ना उसका एक एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, घुंघरू बांध के इलाज करेगा क्या डॉक्टर बन के? तेरे को डॉक्टर कौन मानेगा? नहीं। एक टीचर अगर ऐसे प्लीज पढ़ लो बेटा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, उसे टीचर कौन मानेगा? होता है, हर एक प्रोफेशन का एक एटीट्यूड होता है, लाना पड़ेगा। तुम स्टूडेंट हो ना, स्टूडेंट वाला एटीट्यूड रखो। ये हाथ जोड़ने वाला एटीट्यूड तुम्हारे पास होना चाहिए। सर प्लीज करा दो, हमारा नुकसान हो जाएगा। जज बनने वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बनोगे तो घुंघरू बांध के मत जाना, कैसे दिन कि ये तो नाचने वाला है। जज करते हैं लोग अपने हर प्रोफेशन का एक एटीट्यूड होता है, उसी से जज किया जाता है। एक डॉक्टर बैठ के अगर हंसी मजाक कर रहा होगा ना बैठ के, तुम उससे कभी इलाज नहीं कराओगे। एक डॉक्टर जाओगे, तुम अंदर बैठोगे और बोलेगा और बता कैसा चल रहा है, डांस क्लास तेरी बढ़िया चल रही यार, कल मैं भी गया था उस पर, मजा नहीं आया,
कहीं और ज्वाइन करूंगा, कुछ और करूंगा, तुम उससे इलाज नहीं करोगे, भग जाओगे, तुम जज करोगे उसको। यस, लिखिए, टेंडेंसी ऑफ इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन्स टू प्रोटेक्ट, जिसको हम शील्ड भी बोल सकते हैं, टू प्रोटेक्ट आउटर इलेक्ट्रॉन्स, आउटर टेस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है भाई। टेंडेंसी ऑफ इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन टू प्रोटेक्ट आउटर टेस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज, ये डेफिनेशन समझ आई। ये इफेक्ट क्या कहलाता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाता है ना। या इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, और रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स exerted by inner shells electrons towards outer electron। देखो, दो तरह की हमने जो कुछ पढ़ा हुआ है यही पढ़ा है कि हमने देखा कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, भाई हम सिर्फ अभी इस रिपल्सिव फोर्स की बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इस रिपल्शन की बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इस रिपल्शन की बात करें तो रिपल्शन की डेफिनेशन तो यही होगी ना कि अंदर वाले बाहर वाले को धक्का दे रहे हैं। अभी हम सिर्फ रिपल्शन की बात करें, ठीक है, हमने पीछे डायग्राम में दोनों चीजें समझी, जिसमें से हम सिर्फ अभी प्यार की नहीं, सिर्फ तकरार तकरार की बात करें, सिर्फ नफरत की बात करें, सिर्फ जलन की बात करें, तो जलन तो यही है। जलन क्या लिखोगे? रिपल्सिव। रिपल्सिव फोर्स कौन दे रहा है, कौन लगा रहा है, किससे द्वारा लग रहा है? एक्सर्टेड बाय, कौन लगा रहा है? एक्सर्टेड बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन। कौन लगा रहा है? इनर शेल इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं। किस तरफ लगा रहे हैं? आउटर इलेक्ट्रॉन की तरफ लगा रहे हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन को आउटर की तरफ ही रख रहे हैं, वही तो धक्का हुआ। ऊपर वाली भी देख लो, सेम चीज है। टेंडेंसी ऑफ इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन टू प्रोटेक्ट आउटर टेस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज, आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज से बचा रहा है, वो बीच में आ जा रहा है, बीच में एक स्क्रीन डेवलप कर रहा है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय, नेक्स्ट लिखो, इट इज सिग्मा, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इस स्क्रीनिंग इफेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा। हाँ, आगे जाके केमिकल बॉन्डिंग में एक सिग्मा बॉन्ड भी होगा, वो ये सिग्मा बॉन्ड नहीं है बेसिकली, है ना, ये सिग्मा दोनों सेम है, बट ये बॉन्ड वाला सिग्मा नहीं है, ठीक है। आगे एक बॉन्ड आएगा जिसका नाम सिग्मा होगा, ये वो नहीं है। अब ठीक है, दोनों का नाम एक है, सिंबल एक है, बट ध्यान रखना कि ये रिपल्शन वाला सिग्मा है और ये यहीं पे है। ऐसा नहीं है कि वो दो चीजें आगे जाकर कभी मिक्स होगी, नहीं होगी, चिंता मत करो। तो ये, इसको हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये नोट कर लिया आपने? नेक्स्ट स्लाइड पे चले। मैं थोड़े अपनी फॉन्ट साइज बड़ी कर दी है, अगर मैं फिर से भूल जाऊं तो मुझे याद करवा देना, क्योंकि कमेंट में लिखा था बच्चों ने, एक दो बच्चों ने, कि सर थोड़ा सा विजिबल नहीं रहता है, फॉन्ट साइज थोड़ी सी बड़ी लिखा करो। तो ठीक है, मुझे वो जेन्युइन लगा, पर हाँ, जो आदत है मेरी वो छोटा लिखने की है, जो नॉर्मल लिखता हूं वो, तो कभी लगे तो वापस याद दिला देना। चले आगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ शील्डिंग order of shielding in different subshells of
एनी गिवन शेल। किसी एक सब शेल की, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने n इज इक्वल्स टू 4 ले लिया, क्योंकि 4 नंबर शेल ऐसी हैं जिसमें 4s भी होगा, 4p भी होगा, 4d भी होगा और 4f भी होगा। अब हम तो इन जनरल क्या है कि ये वाली चीजें उठा लेते हैं, spdf, हम तो ये उठा लेते हैं। बट एक मतलब होता है जो अच्छे अच्छे बच्चों को, ड्रॉपर्स को भी नहीं पता होता, कि ये जो शील्डिंग का ऑर्डर हम लिखते हैं, ये जो शील्डिंग का ऑर्डर हम लिखते हैं, वो ऑर्डर सबको याद होता है कि S, उसके बाद P, उसके बाद D और उसके बाद F होता है, ये सबको पता होता है। लेकिन पॉइंट वो है कि एक चीज जो कंडीशन इसमें है कि द शेल नंबर मस्ट बी सेम। हम किसी पर्टिकुलर शेल की ही डिफरेंट शेल्स की बात करेंगे, हम किसी पर्टिकुलर शेल की ही डिफरेंट सब शेल्स की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता हो नंबर अगर चेंज हो जाए, शेल नंबर n की वैल्यू अगर चेंज हो जाए तो उसकी पोजीशन बदल सकती है ना, उसकी पोजीशन बदल सकती है। यानी 3s और 4s अगर हम बात करें तो 3s और 4s में 4s बाहर होगा, तो आपको देखना तो पड़ेगा ना। तो इसीलिए हमेशा याद रखो, ये जो एसपीडीएफ लिखा जाता है ना, उसमें कंडीशन होती है, कोई नहीं पूछेगा। इनफैक्ट कई बार सवाल जो आएगा वो सवाल सीधा आएगा कि ऑर्डर ऑफ शील्डिंग बताओ, तो वो भी ये नहीं पूछते हैं कि आप एक ही शेल की डिफरेंट सब शेल्स के अंदर ऑर्डर ऑफ शील्डिंग बताओ, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इतनी समझदारी होती है। मतलब ये हमको समझ के ही रखना है पहले से कि जब भी इस ऑर्डर को लिखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी इस ऑर्डर को लिखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये शेल नंबर जो है ये सेम रहना चाहिए। अब क्योंकि इन चारों को बताने के लिए कम से कम n इज इक्वल्स टू 4 तो होना ही चाहिए। जहां नहीं है वहां पर, जहां पर सिर्फ s है s रह जाएगा, p है p रह जाएगा, d है d रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और अगर शेल नंबर बढ़ गया तो वो तो डेफिनेटली बाहर है ही। अगर 3 नंबर शेल है, 4 नंबर शेल है और 5 नंबर शेल है, अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे को इसका ऑर्डर बता दो। तुम मुझे बताओ, एक मैंने 4f लिखा और एक 5f लिखा, दोनों ही f हैं। अब बताओ इसमें से ज्यादा शील्डिंग कौन अच्छी करेगा कौन खराब करेगा, सोच के बताना। दोनों f हैं, क्योंकि अल्टीमेटली दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, कौन अंदर है कौन बाहर है। जो जितना अंदर है वो उतना अच्छी शील्डिंग करता है, बस दैट्स इट। जो एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के जितना नजदीक है वो उतना अच्छे शील्डिंग करेगा। ये ले लग गया एल, कह रहे गलत, स्पेलिंग गलत है, इस पे ध्यान गया है इनका। लग गया एल, लगा दिया बेटा एल। अब खुश है तू? उसको मजा नहीं आ रहा था बिना एल के, तो मैंने लगा दिया। अब वो खुश हैं जीवन में। ले भाई, तो 4f इज फार बेटर, 4f की शील्डिंग ज्यादा होगी, 5f की और कम होगी, करेक्ट है। तो ये थोड़ा तुम सोचना, मैं यहां 1s लिख रहा हूं फिर 2s लिख रहा हूं। अब तुम बताओगे 1s ज्यादा अच्छा से शील्डिंग करेगा ना यार, वो 2s तो और बाहर है। न्यूक्लियस के जो जितना नजदीक वो उतना अच्छी शील्डिंग करेगा। हाँ, लेकिन अगर अब मैं ऐसा कंपैरिजन दे दूं कि सारे के सारे की n की वैल्यू ही सेम दे दी सर, जिसकी बात हम करते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड होता है, ऐसे याद रखना होता है। अगर n की वैल्यू ही अलग है तो वो तो बड़ा है ही। अब देख, अब इस केस में हमें यह ध्यान रखना है कि एस पी डी एफ, क्योंकि जब सबशेल्स की भी बात आती है तो एस पी डी एफ इस तरह से न्यूक्लियस से दूर होने के अरेंजमेंट में जमे होते हैं, एस पास पी थोड़ा दूर और ये। और मैंने सिखाया था कि जो एस है वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक है,
इसलिए उसको सबसे ज्यादा जलन होती है। वो तो मैंने बेटा देसी तरीके से सिखाया। अब इसको थोड़ा टेक्निकल तरीके से समझते हैं। वो टेक्निकल तरीका ये है कि क्यों एस जो है वो बढ़िया शील्डिंग करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के हिसाब से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में डायरेक्ट सवाल दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इज, तो एसपीडीएफ याद रखना। मेरा सवाल यह है कि मैं यहां सिखा रहा हूं, वो चाहे नोट मत करना तुम, मैं सिखा रहा हूं। एस कैसा होता है? एस ऐसा होता है। एस कैसा होता है मुझे बताओ? ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, स्फेरिकल। एस कैसा होता है बेटा? स्फेरिकल। इज देयर एनी नोडल प्लेन इज प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल? स्मॉल साइज ठीक है बेटा, थोड़ा टेक्निकल सोचो, अभी सब समझ आ जाएगा, अभी सब समझ आ जाएगा। स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल होता है। इज देयर एनी नोडल प्लेन अवेलेबल इन एस? नो। अगर नोडल प्लेन नहीं है तो आप ये कह रहे हो कि भैया इसमें इलेक्ट्रॉन फिर हर जगह है, यानी कि यहां इसमें कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी थोड़ी। वह नोडल प्लेन कौन सी जगह होती है? जहां पर इलेक्ट्रॉन फाउंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर होती है, यानी कि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना के बराबर होगी, नेग्लिजिबल होगी। लेकिन आपने कहा कि एस ऑर्बिटल वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एवरीवेयर, हर जगह ऐसी ही होती है, बराबर होती है। होती है बेटा, होती है। अब सोचो, इसका मतलब है कि मुझे एक ऐसी चीज मिल गई जिसको अगर मैं किसी के बीच में रख दूं, दो लोगों के बीच में रख दूं, तो मुझे आर पार देखने में दिक्कत आएगी। मेरी बात को समझना बेटा, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। वापिस समझना मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं। ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और मान लो बीच में एस है, तो एस बीच में ऐसा होगा, यूं समझ लो ऐसा होगा। अब मैं न्यूक्लियस हूं और वो जो कैमरा वहां पर लगा हुआ है वो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है। अगर मुझे कैमरा को क्लियर देखना है, यानी कि मुझे कैमरा पर अट्रैक्शन लगाना है, कैमरा इज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, कैमरा इज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मैं न्यूक्लियस हूं, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। अब अगर यहां बीच में, अब अगर यहां बीच में एस ऑर्बिटल आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हर जगह है, मतलब मुझे कोई नोडल प्लेन नहीं मिलेगा, मुझे कोई नोडल प्लेन नहीं मिलेगा। नोडल प्लेन वो है जो बीच में एक जगह है जहां से मैं उस न्यूक्लियस, जहां से मैं उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को देख सकता हूं। यानी कि मैं उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कब खींच पाऊंगा? जब बीच में कोई ऐसी चीज आए जो स्क्रीन बढ़िया नहीं बनाए, जो अच्छे से रिपल्शन नहीं कर पाए। और रिपल्शन कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। आप कह रहे हो एस बढ़िया रिपल्शन करता है, मैं कह रहा हूं क्यों करता है, टेक्निकली सुनो। जिनको लग रहा था कि मैं तो केमिस्ट्री पढ़ने आया था, इसमें केमिस्ट्री कहां है? यहां है, आजा, है ना। इसमें केमिस्ट्री यहां है कि इस एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो हर जगह होती है, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह होगी तो वो मेरे और उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, यानी न्यूक्लियस और उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अच्छे से दीवार बन पाएगा। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो मुझे उसको देखने में दिक्कत आएगी ना बेटा, तो मतलब ज्यादा अच्छे से कवर कर रहा है फिर वो, मतलब बढ़िया काम कर रहा है एस। इसीलिए एस अच्छी शील्डिंग करता है, क्योंकि एस को टेंशन ही नहीं है। एस बोलता है अपन जहां खड़े हो जाएंगे सामने वाला आर पार नहीं देख पाएगा, सबसे कम देखने दूंगा मैं। क्या? क्यों? क्योंकि मेरे अंदर झांकने पे तुमको सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह है, तुम देखोगे कैसे एक दूसरे को। ये आगे आगे खड़ा गया एक तरह से, मतलब हेल्दी आदमी आगे खड़ा हो जाए तो मैं नहीं देख पा रहा हूं उसको। क्लियर हुआ? मतलब ज्यादा अच्छी दीवार ये बनाएगा। अब अगर मान लो ऐसी दीवार हो, भाई पी है तो पी कोई सा भी ले लो, पी एक्स ले लो, पी वाई ले लो, पी जेड ले लो, कोई सा भी ले लो, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बट जाती है, दो लोब में बट जाती है। ये दो लोब में बट गई, ये एस है, ये आपका पी है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो लोब में बट गई। अब मैं बीच में एक ऐसा
ऑर्बिटल देख रहा हूं जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी दो लोब्स में बटी हुई है, और ये जो आसपास का एरिया है ये नोडल प्लेन है, तो इसके आसपास का एरिया लगभग खाली होता है, कॉर्नर्स पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो ये नोडल प्लेन है, तो इसके आसपास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी बेटा, कम होगी। मतलब मुझे देखने के लिए जगह मिल गई। अब मेरे बीच में अगर P है, तो P मेरे को एक जगह दे रहा है देखने के लिए, कह रहा है चुपके से देख ले चाबी वाले छेद में से। ताला लगाते हैं ना, जहां पे चाबी लगाते हैं, मतलब ताला जो होता है जिसमें चाबी लगाते हैं, उसमें सुराख में से देख सकते हो, वैसा सा कुछ है। कह रहा आजा देख ले और लगा ले अट्रैक्शन। तो अब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं यहां पे P लगा दूं, तो बेटा ये मेरे पास एक सुराख मिल जाएगा, तो ये इतनी अच्छे से स्क्रीनिंग नहीं कर पाएगा जितनी S कर रहा था। क्यों? क्योंकि इसमें नोडल प्लेन है, इसमें ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन फाउंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर है। इसके पास है वो जगह, इसके पास वो जगह है। कौन बोला था केमिस्ट्री? वेयर इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री यहां है बेटा, आजा 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 आजा, सब है मेरे पास, सब है। तू बस देखता जा, तू बस देखता था। तू ये अपना ये वाला खुला रखना, इसको इसको मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं तो डाल दूंगा, इसमें जगह बना के रखना बेटा, इसमें जगह बना के रखना। आजा अगला मुझे समझाने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि डी जो होता है ना बेटा, वो डी जो है वो एक को छोड़ दो, बाकी तो ऐसे डबल डबल लोब वाले होते हैं। तो यहां पे नोडल प्लेन के चांसेस और ज्यादा। इस एफ में जाओगे तो रंगोली और बड़ी हो जाएगी, और हैप्पी दिवाली हो जाएगी बेटा, ये रंगोली और बड़ी हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप एस पी डी एफ की तरफ बढ़ रहे हो, नोडल प्लेन्स बढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफ्यूज्ड, यानी डिफ्यूज्ड शेप की वजह से, डिफ्यूज का मतलब होता है विसरण, फैल जाना। तो एस को छोड़ के और पी को ठीक ठाक छोड़ के डी और एफ में डिफ्यूज्ड शेप होती है इनकी, डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप, डिफ्यूज्ड, यानी कि इनके अंदर लोब्स और बढ़ जाती हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन लोब्स में फैले होते हैं, तो आपको और मौके मिलते हैं, यानी कि जो सुराख है बड़ा होता जा रहा है, और जब बीच में सुराख बड़ा होता जा रहा है तो देखना आसान हो रहा है? एफ में तो सुराख बहुत ही बड़ा है। तो यह यहां पे ध्यान रखना बेटा, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कि मुझे बताओ, हम उसको बहुत अच्छा शील्डिंग वाला मानते हैं जो बहुत अच्छी दीवार बनाता है। अरे बेटा, दीवार ईंटों की नहीं बनानी है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की बनानी है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है। अब अगर धक्का देने वाला अंदर वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा डेंसिटी में है तो अच्छे से धक्का देगा ना, इसीलिए एस की शील्डिंग ज्यादा होती है, पी की उससे कम, डी की उससे कम, और एफ की और कम। यहां पर इन दोनों के लिए, इस डी के लिए लिखा जाता है पुअर शील्डिंग, और इसके लिए लिखा जाता है पुअरेस्ट। वेरी पुअर भी बोल दो, ज्यादा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। वेरी पुअर, इसका सिग्मा पुअर यानी कम, और इसका सिग्मा सबसे कम। तो ये बार बार ऐसे टर्म्स आएगी आगे जाके, मैं अभी आज क्लियर कर दूंगा वो सब कुछ। बार बार ऐसी ऐसी टर्म्स आएंगी, मैं वहां पे पढ़ाऊंगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर यहां सीख रहे हैं तो वहां ये कॉन्सेप्ट सिर्फ रीजन होगा, और अगर रीजन होगा तो हम रीजन पे जाके वापस से एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, हम आज सीखेंगे तीनों कॉन्सेप्ट। तो अभी एक बार के लिए हम जेड इफेक्टिव की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद मैं इन दोनों बातों पर आऊंगा कि इनकी शील्डिंग पुअर होने की वजह से क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, है ना। कुछ नाम अगर आपने सुने हो तो, अगर आपने सुने हो कहीं तो, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या आपने कभी ये नाम सुने हैं? नो तो नो लिख देना, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूं। अगर कोई आईसीएसई बोर्ड वगैरह या पहले भी कहीं छोटी क्लासों में भी हो, क्योंकि हमारे जमाने का सिलेबस तो बहुत अलग था, तो हम आइडिया नहीं है हमें तो कि क्या कुछ है। तो अगर पहले भी ऐसा कुछ नाम सुना होगा तो आज हम उनका मतलब समझेंगे कि ये क्या, कौन से कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हो आप। ठीक है, नहीं सुना तो कोई बात नहीं बेटा, आज सुन लो। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है ये बताओ तो। इंग्लिश का शब्द है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन किसको कहते हैं?
कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? फेल जाना या सिकुड़ जाना, सिकुड़ जाना। ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि एक एटम की जो साइज होती है ना, एक एटम की जो साइज होती है ना, जैसे ये रहा एक एटम, यहां से जो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस होती है जिसको हम रेडियस कहते हैं, ये प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर सकते, बट थ्योरेटिकली अगर आप इमेजिन करोगे तो एक एटम को एक स्फेरिकल माना जाता है, और एक स्फीयर की साइज रेडियस के द्वारा निकाली जाती है। और रेडियस, हम एक एटम की रेडियस किसको मानेंगे? आप खुद सोचो, एक एटम की रेडियस किसको मानेंगे? कि न्यूक्लियस से लेके जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन, हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन बैठा है, हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन जो बैठा है, वहां से वहां तक की डिस्टेंस को मैं रेडियस मान लूंगा क्या? वहां से वहां को मैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लूंगा। अभी आपने कहा कि इस पर जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम जेड इफेक्टिव कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका नया नाम है जेड इफेक्टिव, जिसकी हम बात कर रहे थे, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन नजदीक आएगा, यानी कि ये जो आउटर मोस्ट शेल है, अगर इलेक्ट्रॉन्स नजदीक आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन नजदीक आएगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नजदीक आएगा तो ये श्रिंक होगा, और अगर ये श्रिंक होगा तो इसकी साइज वही रहेगी या साइज में कॉन्ट्रैक्शन आएगा? इसकी साइज वही रहेगी या साइज में कॉन्ट्रैक्शन आएगा? भाई साइज में कॉन्ट्रैक्शन आएगा। सर अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो साइज में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, हमने ये सीख लिया। इस बात को याद रखना कि जेड इफेक्टिव बढ़ने, जेड इफेक्टिव का मतलब है इस न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर ये नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पास जाएगा तो ये जो रेडियस जो आर है वो घटेगी, और जब आर घटेगी तो कॉन्ट्रैक्शन नजर आएगा, साइज के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नजर आएगा। अभी तक सिर्फ एक पॉइंट याद रखना, याद रखोगे, लिखेंगे आगे, अभी नहीं लिखना है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा अगर तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, ये याद रहेगा बेटा? ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। अब आ जाते हैं सीधा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन लिख देते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? जेड इफेक्टिव। सर ये जेड इफेक्टिव क्यों लिखा है इसे? जेड का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्शन का कारण वही पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए इसको जेड वर्ड दिया गया है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के लिए हम जेड लिखते हैं, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर से हम देखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब प्रोटॉन ही है जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। अब हम टेस्ट इलेक्ट्रॉन से पूछ रहे थे कि वो अंदर बैठे हुए प्रोटॉन तेरे पे कितना चार्ज लगा रहे हैं, तो उसने बोला कि जितना लगाना चाहिए उतना नहीं लगा रहे हैं। तो फिर हम जेड के आगे एक वर्ड यूज कर लेते हैं, इफेक्टिव। सर ये जेड इफेक्टिव क्यों बोला, अब समझ आया बेटा? इसलिए बोला कि जेड का मतलब प्रोटॉन। अब वो प्रोटॉन उतना इफेक्टिवली चार्ज, उतना जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी प्रोटॉन अपनी फुल पावर से नहीं खेल पा रहा है, प्रोटॉन अपनी फुल पावर से नहीं खेल पा रहा है। प्रोटॉन की फुल पावर है ग्रॉस सैलरी, जो कट गया वो है टैक्स, और जो बच गया वो है जेड इफेक्टिव। यानी कि हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का सीधा सीधा, उसकी डेफिनेशन भी वही है, उसकी डेफिनेशन भी वही है जो उसका फॉर्मूला है। अगर मुझे जेड इफेक्टिव लिखना है तो क्या मैं जेड माइनस सिग्मा कर दूं? ये फॉर्मूला किस किस को समझ आ गया? अभी इसको मतलब भी निकाल लेंगे ये फॉर्मूला, क्योंकि इतनी देर से मैं यही तो सिखा रहा हूं कि मुझे अगर इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है, जिसे मैं ये कह सकता हूं कि ये है नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है बेटा? नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये आपका क्या होगा?
टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि ये ग्रॉस सैलरी है, जितने प्रोटॉन है, ये तो सबको पता होता है। अब मैं लिथियम के लिए अगर ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे यहां पर वैल्यू 3 रखनी है, लेकिन इसकी वैल्यू कहां से लाऊंगा? जब तक इसकी वैल्यू नहीं आएगी मैं वो वैल्यू नहीं निकाल सकता। ये तो हम सबको पता होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Z इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सबको पता ही है। तो इसका मतलब है हमने टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में से क्या माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं कि सर वो जो टैक्स कट रहा है ना, टैक्स हटा दो, आप टैक्स हटा दो तो हमको ये पता चल जाएगा कि आपके हाथ में कितनी आ रही है। तो ये लिख देता हूं कि भाई जितना रिपल्शन है हटा दो यार। भाई धक्का मुक्की सब माइनस कर दो, धक्का मुक्की माइनस करोगे तो बचा हुआ फोर्स आएगा, या दिस इज द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज नोन एज जेड इफेक्टिव। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन? रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। क्या लिखेंगे हम इसका? रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो क्या हम इसकी डेफिनेशन एक बार और लिख सकते हैं जेड इफेक्टिव की, कि जेड इफेक्टिव जो होता है रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट टेस्ट इलेक्ट्रॉन। उस आउटर मोस्ट टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्यों बोला? क्योंकि ये ऊपर वाले फॉर्मूले का जो रिजल्ट आएगा ना वही रिजल्टेंट होगा, जिसको हम रिजल्टेंट बोल सकते हैं, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, ऐसा बोलेंगे। सानिया, तबस्सुम, समझ आया? ठीक, समझ आ गया बेटा? देखो पढ़ाई, मैं जानता हूं जिस दौर में तुम जी रहे हो उस दौर में पढ़ाई का इंपॉर्टेंस किसी को नहीं पता कि पढ़ाई क्या चीज है। कोई नहीं पढ़ना चाहता, हर कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है। कंटेंट क्या है उससे मतलब नहीं है कि कंटेंट बोलने वाला है, कंटेंट दिखाने वाला है, नहीं फर्क पड़ता। बस क्रिएटर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है सबको। इनफैक्ट बहुत सारे टीचर इस फील्ड में ऐसे घुस गए हैं जो इन्फ्लुएंस, उनके अंदर आत्मा इन्फ्लुएंसर की। टीचर के अंदर आत्मा टीचर की ही होनी चाहिए। मेरी नजर में तो टीचर पढ़ाता हुआ ही अच्छा लगता है, नाचता हुआ नहीं। मतलब क्लास में, वैसे अपनी निजी जिंदगी में वो कुछ भी करे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समझो, ठीक है? हम लिटरली बोल रहा हूं, हम उस जनरेशन को पढ़ा रहे हैं जिसके लिए पढ़ाई की कुछ खास इंपॉर्टेंस बची है नहीं। वो उस दौर में जी रहा है जहां पर हर एग्जाम का पेपर मिल सकता है पैसे देके। आप सोचो हमारे लिए कितनी मुश्किल चीज है भाई ये, कि उसको पढ़ाओ जिसको पढ़ाई की इंपॉर्टेंस नहीं समझनी, उसको पढ़ाओ। आज से कुछ सालों पहले जो स्टूडेंट्स होते थे उन्हें पढ़ाई की कीमत पता थी, आज के बच्चों को नहीं पता है। आज के बच्चों को शॉर्टकट्स चाहिए। आज का बच्चा 8th क्लास में, 8वीं क्लास का, 7वीं क्लास का बच्चा ये बात करता है कि मुझे पैसे कमाने हैं लाइफ में, जबकि शायद हमने शिक्षा को सिर्फ पैसे कमाने से तब जोड़ा जब हम कॉलेज में थे, प्रोफेशनल डिग्री कर रहे थे। जब हम स्कूल में थे तो हमने ये सोचा कि यार अभी तो जो भी पढ़ना है ना अच्छे से पढ़ना है, सीखना है, वो एक लर्निंग फेज है। वहां पर दिमाग में ऐसा नहीं आता था कि पैसा कमाऊंगा उसके लिए पढ़ रहा हूं, पैसे कमाने के लिए पढ़ रहा हूं, नहीं, कुछ सीखने के लिए पढ़ रहा हूं। ये वो एज है जहां पर हम ये सोचते थे। बट अब जमाना बदल गया है। आज 8वीं क्लास का बच्चा जो है, इनफैक्ट मैं देखता हूं कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे उनके माँ बाप के सपोर्ट से रील्स बना रहे होते हैं, रील्स बना रहे हैं जबरदस्ती, ठीक है? ओ मतलब अति मचा रखी है बेटा, अति। तो थोड़ा सा मतलब मेरे लिए चैलेंजिंग टास्क है आपको पढ़ाना, मैं जानता हूं हर टीचर के लिए है। आपको मेरे जैसा टीचर कभी समझ नहीं आएगा, कभी, क्योंकि मैं आपके वाइब में मतलब मैच ही नहीं करूंगा ना यार। सोचो ना आप,
मेरे अंदर एक आत्मा रील वाली आ जाएगी या इन्फ्लुएंसर की घुस जाएगी, आपको मैं पसंद आने लग जाऊंगा, लेकिन नुकसान आपका ही है उसमें, मेरा नहीं है। मैं तो गियर बदल दूंगा, मैं तो गिरगिट हूं, और एक अच्छा टीचर गिरगिट होना चाहिए, सामने क्या चाहिए वहीं बांटेंगे। एक अच्छा टीचर गिरगिट होना चाहिए, गिरगिट, कि बैच की हालत क्या है और बैच का बच्चा क्या चाहता है, बस। ऑफलाइन पढ़ाया है मैंने मैक्सिमम, है ना, मतलब करीब 8 साल, 8 साल ऑफलाइन पढ़ाया है मैंने, 3 साल हुए मुझे ऑनलाइन में। तो 4 क्लास दिन की होती थी, चारों बैच अलग अलग होते थे, 200 200 250 250 बच्चों की स्ट्रेंथ होती थी। पता होता था कि इस बैच के बच्चे को क्या चाहिए, इस बैच के बच्चे को क्या चाहिए, इस बैच के बच्चों को क्या चाहिए, चारों बैच में अलग रंग से पढ़ा दो, यह काम हो जाएगा। तो बेटा वो तो हमको सबको पता है, हमसे ज्यादा क्या ही तुम मतलब वो करोगे, पर हम चाहते नहीं हैं, हम हमारा जो मेन लाइन है ना हमारी, वो पढ़ाई पे रखना चाहते हैं कि बेटा पढ़ाई कर ले यार। चलो, अब हमने एक फॉर्मूला लिखा, और उस फॉर्मूले का मतलब था जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने के लिए क्या बढ़ेगा, अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, रवि चाय ला यार, आज ना सारा मामला ही खराब कर दिया रवि, पिला, बढ़िया पिला यार, हाँ, इज्जत से। कह रहे सर आप बीच बीच में इसमें क्यों लग जाते हो, बेटा ड्रॉपर में ये ऐसी बातें नहीं करता, मैं ड्रॉपर बैच में ऐसी बातें नहीं करता, क्योंकि ड्रॉपर बैच में खुद उसकी फटी बड़ी होती है। कह रहे ड्रॉप कर रहे हैं भाई, निकल गया एक मौका, दो मौके, तीन में मौके निकल गए, चौथी बार पढ़ रहे हैं, उसे नहीं सिखाना। ये इतनी बातें इसलिए करता हूं ताकि तुम ड्रॉपर ना बनो। चाय पीऊंगा इज्जत से। अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन जो है ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन, क्या लिखूं, इंक्रीज या डिक्रीज? अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन क्या होगा? हर रोज मजाक थोड़ी अच्छी लगती भाई, जिस दिन करनी होती मैं भी कर लेता हूं। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। ठीक है, गुड, ये हमने इंक्रीज कर दिया। अभी बताया कि अगर आउटर इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन इन साइज, साइज में कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? साइज में कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? साइज में कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब जेड इफेक्टिव को बढ़ाओ और कॉन्ट्रैक्शन लेके आओ। अभी तक का फंडा तो यही है। इस फॉर्मूले को देखो, जेड इफेक्टिव कब बढ़ेगा? सिग्मा के रिस्पेक्ट में बात करना, विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा, विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा सोचना, विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा सोचना कि जेड इफेक्टिव कब बढ़ेगा। लाइक सिग्मा को कम करूं या ज्यादा करूं, क्या करूं बताओ? देख, समझ मेरी बात को, मैंने यहां पर 10 लिखा और मैंने यहां पर एक जगह पे 5 लिखा, तो इसका रिजल्ट 5 आएगा। मुझे रिजल्ट बढ़ाना है, क्यों? क्योंकि मुझे जेड इफेक्टिव बढ़ाना है, ये समझ। मान लो मेरे को जेड इफेक्टिव बढ़ाना है, तो मैं इस वैल्यू के रिस्पेक्ट में सोचूंगा ना। मेरे को इस वैल्यू के रिस्पेक्ट में अगर सोचना है और मुझे रिजल्ट बढ़ाना है, अगर मुझे इस रिजल्ट को बढ़ाना है तो मुझे ये वैल्यू को छोटा करना पड़ेगा। इतनी मैथ्स सबको आती है कि सर नहीं समझ आ रहा, अरे तो मैं तेरे लिए बैठा हूं ना बेटा, ये देख, अगर मैं इसको 4 कर दूंगा तो ये 6 होगा कि नहीं होगा? देख बढ़ गया, देख, इसको 4 किया वो 6 हो गया।
इसको 3 कर दे ले, 3 कर दे तो ये 7 हो गया, इसको 2 कर दे ले, 2 कर दे, 8 हो गया। इसका मतलब है तू इसकी वैल्यू को गिराएगा तो इसकी वैल्यू उठेगी। क्यों? क्योंकि बीच में जो साइन है वो माइनस का है, प्लस होता तो बढ़ता डेफिनेटली, क्योंकि बीच में जो खेल है वो माइनस का है, हमें घटाना है। अब वैल्यू अगर बड़ी होगी तो रिजल्ट जो है वो क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, अब मैं बोलूं कि भैया सिग्मा कम होगा तो जेड इफेक्टिव घटेगा, तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, कि सिग्मा कम होने पर, सिग्मा कम होगा तो जेड इफेक्टिव जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर सिग्मा डिक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। ये सिग्मा डिक्रीज होने का क्या मतलब है बेटा? पुअर सिग्मा, पुअर सिग्मा अगर है तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी कि एसपीडीएफ का ऑर्डर याद है? उस ऑर्डर में पुअर सिग्मा या वेरी पुअर सिग्मा है ना, सिग्मा जितना कम जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा, जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन उतना ही ज्यादा। तो इस फॉर्मूले से हमने 3 तरह के कॉन्ट्रैक्शन निकाले जो कि हमारी पूरी केमिस्ट्री में आते हैं। चलो, तो हमने यहां से एक नई चीज सीखी, और वो नई चीज क्या है कि 3 तरह के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ये ट्रांजिशन से पता चल रहा होगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट टू डी और एफ, आई एम टॉकिंग अबाउट डी और एफ। ट्रांजिशन वर्ड आपने सुना है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, फर्स्ट वर्ड। द सेकंड वन इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, and the third one is actinoid contraction. Yes, D. ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन अब मैं नहीं बताऊंगा, ये कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि भाई श्रिंकेज इन साइज है ना, साइज के अंदर जो श्रिंकेज है वो, उसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब हम आएंगे रीजंस पे, अब हम किस पे आएंगे बेटा? रीजंस पे। और ये तीनों जो होते हैं ड्यू टू पुअर सिग्मा होते हैं। अगर आप इन तीनों को इस तरह से ऐसे कर दोगे तो यहां पे लिख देते हैं ड्यू टू पुअर सिग्मा, है ना, या ड्यू टू लो वैल्यू ऑफ सिग्मा, या ड्यू टू पुअर सिग्मा। ये 3 तरह के कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। ठीक है, अब यहां आज के बाद कभी मत भूलना कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का जो रीजन होता है वो रीजन होता है ड्यू टू पुअर सिग्मा, ड्यू टू पुअर शील्डिंग बोल दो, पुअर सिग्मा बोल दो, एक ही बात है बेटा ना। मैं ये सिग्मा लिख रहा हूं मतलब ये शील्डिंग, सिग्मा लिखते का मतलब है पुअर स्क्रीनिंग, पुअर शील्डिंग, पुअर सिग्मा ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द पुअर सिग्मा ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स। आपसे पूछा जाएगा, और आपको ये चीज याद रखना है कि ऑर्डर जो होता है वो एस, पी, डी और एफ का होता है, करेक्ट है। अब डी का सिग्मा अगर पुअर है तो उस वजह से जो जेड इफेक्टिव में कॉन्ट्रैक्शन लगा होगा उस कॉन्ट्रैक्शन का नाम है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। उस कॉन्ट्रैक्शन का क्या नाम है बेटा? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन उस कॉन्ट्रैक्शन का नाम है, ठीक है, याद रहेगा, सबको याद रहेगा, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। फिर आता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कह लो, एक्टिनॉइड कह लो, ये दोनों एफ से रिलेटेड हैं। लेंथेनॉइड वो होते हैं जिनमें 4f सबशेल भर रही होती हैं, एक्टिनॉइड वो होते हैं जिनमें लगातार 5f सबशेल्स भर रही होती है। आप लेंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने सीखा था 6th पीरियड का, उस 6th पीरियड में लेंथेनॉइड वो थे जिनमें लगातार इलेक्ट्रॉन 4f में भरा जा रहा था। अब जब इलेक्ट्रॉन 4f में भरोगे और f कहता है कि मैं तो शील्डिंग पुअर करता हूं,
और एफ कहता है कि मैं तो शील्डिंग पुअर करता हूं। इसका मतलब है अगर इसके रीजन की भी बात करोगे तो हम रीजन यही लिखेंगे ना कि ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। भाई 4f में इलेक्ट्रॉन किसी काम के नहीं, नालायक इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि 4f में जब इलेक्ट्रॉन भरोगे तो वो छितर बितर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, डिफ्यूज्ड, तो स्क्रीनिंग बढ़िया नहीं करेंगे। यानी 4f में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन, 4f में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन बढ़िया दीवार नहीं बना पाता। अब जब दीवार बढ़िया नहीं बना पाता तो इसका और उसका कनेक्शन और सुधरेगा। बीच में दीवार जितनी स्ट्रांग होगी, हम दो का कनेक्शन वीक होगा, मेरा और कैमरा का, यानी मैं न्यूक्लियस, कैमरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब अगर यहां पर 4f में इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 4f में इलेक्ट्रॉन्स यानी कि दूर दूर, छितर बितर, यानी दीवार बेकार। दीवार बेकार यानी कि मैं अब आसानी से देख सकता हूं, और आसानी से देख सकता हूं इसका मतलब है कि मेरा और उसका कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग हो सकता है। स्ट्रांग होगा तो मैं उसको अपनी तरफ खींचूंगा, और जब अपनी तरफ खींचूंगा तो साइज के अंदर श्रिंकेज आएगा, और इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन होगा उसे कहा जाएगा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इन जनरल इसको आप डी भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बट हमारे एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3D रहता है, क्योंकि आगे जाके जब हम इसकी वजह से जो चेंजेस आएंगे ना, ड्यू टू द ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, कुछ ऑर्डर्स बदल जाएंगे। ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन वजह बनेगा। आज इसकी वजह पढ़ा रहा हूं, कल को ये टर्म जो है वो वजह बनेगी। कल को जो ये टर्म है टीसी, ये वजह बनेगी, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा ड्यू टू द ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या है। फिर मैं यहां टर्म लिखूंगा, ये एलसी और ये है आपका एसी। अब मुझे बताओ कि यहां रीजन क्या लिखोगे? यहां रीजन, यहां क्या रीजन आएगा बेटा? अगर आपको बात समझ आ गई होगी तो यहां क्या रीजन आएगा? यहां क्या रीजन आएगा? इसका क्या रीजन आएगा? ड्यू टू द पुअर सिग्मा ऑफ, ड्यू टू पुअर सिग्मा ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें 5f है, थोड़ी देर पहले मैंने 4f और 5f में भी कंपैरिजन करवा दिया था। बेटा होता वाई ओनली 3D एंड 4f, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब पहली बार कोई चीज नई आती है, 3D वो इलेक्ट्रॉन से जो पहली बार डी जब बनता है तो वो 3D होता है। तो पहली बार की वजह से रिजल्ट में चेंजेस आते हैं। जब हम और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो वहां पर ऑर्डर्स जो चेंज हो जाते हैं, वो फर्स्ट बार जब आता है तभी। इसके बाद ये चीज नॉर्मल हो जाएगी ना भाई। 3D वो पहली जगह है जहां पर डी के इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इंपैक्ट ज्यादा डालेंगे शील्डिंग की वजह से जेड इफेक्टिव में। बाद में तो ऐसे और इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो चीजें नॉर्मलाइज हो जाती है। जैसे 4f है तो वो पहला f है। हाँ, अब 4f 5f में जब कंपैरिजन आएगा तो फिर 5f पे जाएंगे कि 5f ज्यादा है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सिग्मा का ऑर्डर बताओ पहले इनमें। अगर यहां लिखा हुआ है 3D, यहां लिखा हुआ है 4f और यहां लिखा हुआ है 5f, अगर मैं ये बोलूं कि सिग्मा का ऑर्डर बताओ, सिग्मा, इनमें सिग्मा का ऑर्डर बताओ, 3D 4f, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ड्रॉपर्स को नहीं पता होती यार इस कि भाई एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन में और लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन में कौन ज्यादा पावरफुल है, ये नहीं पता होती उनको। मैं तुम्हें क्लियर कह रहा हूं। ये बताओ इसका कि 3D 4f और 5f में सिग्मा कंपेयर करना है मुझे, बताओ सिग्मा। इसका सिग्मा थोड़ा ठीक होगा? अरे भाई डी का ठीक होता है तो डी और एफ में से डी तो आगे ही है। फिर 4f 5f, अब ये f तो पीछे है लेकिन 5f और पीछे हो जाएगा। और अभी हमने सीखा कि सिग्मा जितना पुअर, जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा। अब मुझे बताओ जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह, कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से ज्यादा लगेगा? जितना पुअर सिग्मा, सिग्मा जितना पुअर, जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा। और जेड इफेक्टिव ज्यादा तो कॉन्ट्रैक्शन उतना ज्यादा। और कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि हम लिखेंगे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा पावरफुल लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा पावरफुल एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो हम ये लिख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन।
क्लियर है? सर ये जेड इफेक्टिव क्या है? आखिरकार एक बच्चे ने पूछ ही लिया। तो बेटा कुछ नहीं है, सब मोह माया है। जेड इफेक्टिव इफेक्टिव मैंने नहीं पढ़ाया, बस याद कर लो कि जेड इफेक्टिव क्या है। मैंने नहीं सिखाया, ये डायरेक्ट याद करना है बेटा, है ना? जेड इफेक्टिव क्या है डायरेक्ट याद कर ले। नहीं समझ आ रहा ना, डायरेक्ट याद कर ले। जेड इफेक्टिव याद हो जाएगा। इफेक्टिव वर्ड तो अंग्रेजी का है, जेड लगा ले आगे। ठीक है। बोरिंग। एक बच्चा लिख रहा है बोरिंग। तो भाई जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है उसमें क्या उखाड़ रहा है तू? नंबर तेरे 200 आ रहे होंगे टेस्ट में। बोरिंग करेगा? अपना फ्यूचर प्रोफेशन बता रहा है क्या यहाँ पे? रुमाल बांध के ट्यूबवेल खोदेगा क्या घरों में? जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है उसमें क्या उखाड़ रहा है तू? ये बता दे ना, ये बता दे। तू बोर नहीं हो जाता हर बार 100 150 200 नंबर लाके? हर बार 200 आ रहे हैं, खुद अपने मार्क्स से बोर नहीं होता? यार 720 में से 200 आ रहे हैं, लगातार 200 ही आ रहे हैं सर। बोर हो जाना चाहिए क्या? हर बार 200 नंबर ला रहा है यार। हैं? अगलेट। अब यहाँ पे कुछ लोग अपने नंबर लिख रहे हैं। अरे तो बेटा जिसके 200 आ रहा है वो यहाँ थोड़ी लिखेगा, वो पागल थोड़ी है। अब वही लिखोगे ना ढंग के, 200 से ऊपर वाले बत लिखेंगे। अब 200 वाला एक भी नहीं लिखेगा यहाँ पे। चले आगे। तो याद रह जाएगा आपको। आपसे अभी तक मेरे को सिर्फ इतना चाहिए कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन वर्ड अगर कभी आता है तो वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी पुअर शील्डिंग होगी? तो आंसर है डी के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अगर कभी वर्ड आता है तो वो 4f के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एंड द लास्ट वन जो कि हमारे काम नहीं आता, बिकॉज एक्टिनॉइड्स जो होते हैं वो जो उनके एटॉमिक नंबर इतने हाई होते हैं और वो सब रेडियो एक्टिव होते हैं, तो इस वजह से एक्टिनॉइड्स जनरली उसका जो एप्लीकेशन है वो हमारे काम ही नहीं आता। इसीलिए हम हमेशा ये दो ही शब्द को ज्यादा फोकस करते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन एंड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसलिए हम वो भूल जाते हैं, लेकिन भूलना नहीं है। डेडी जी वही है, यानी पावरफुल सबसे ज्यादा वही है, एसी। एसी जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट तो जितना ज्यादा पुअर सिग्मा होगा उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव लगेगा और उतना ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। इसलिए स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो सकता। हाँ, हमारे लिए ये एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम इसका यूज नहीं करते। हम ऐसे एलिमेंट ही नहीं पढ़ते जिनमें एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, हम एक्टिनॉइड्स ही नहीं पढ़ते और एक्टिनॉइड्स के बाद वाले एलिमेंट्स भी नहीं पढ़ते। एक्टिनॉइड मतलब 7वां पीरियड है, 7वां पीरियड हम पढ़ते ही नहीं है, और उसके बाद आने वाले यानी 104 से लेके 118 तक के एलिमेंट्स भी हम नहीं पढ़ते। उनकी हाफ लाइफ मिली सेकेंड्स में होती है बहुतों की। तो इसलिए वो हमारे लिए काम का नहीं है, बट पॉइंट ध्यान में रखना है, वो ज्यादा होता है, सबसे स्ट्रांग वही होता है। चले आगे। चलिए, अब बात आती है, क्योंकि हमें एक बात बताओ, इस फॉर्मूले को देख के ये तो समझ आ गया होगा कि अगर मुझे जेड इफेक्टिव की कैलकुलेशन करनी है, जेड इफेक्टिव की कैलकुलेशन करनी है, तो मुझे किसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? ये तो होगा, ये तो प्रोटॉन का नंबर है, ये तो एटॉमिक नंबर है, ये तो हम ले आएंगे। तो हमें पहले किसकी कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी? अगर मुझे जेड इफेक्टिव चाहिए तो मुझे सिग्मा की कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी क्या? क्योंकि सिग्मा कैसे निकालते हैं भाई? सिग्मा की कोई वैल्यू होगी तभी तो मैं रखूंगा।
अब फॉर्मूले में यहां मैंने 3 रख दिया और यहां 3 माइनस सिग्मा लिख रहा हूं। 3 माइनस सिग्मा क्यों लिख रहा हूं? 3 माइनस कोई 1.3 लिखूं, 1.7 लिखूं, कुछ वैल्यू तो लिखूंगा, तो मतलब इसकी वैल्यू निकालना जरूरी है। सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी तो जेड इफेक्टिव आएगा। अब सारे जो है वो अपनी जगह से उछल के पढ़ो, ढोल बजाओ, टेबल बजाओ, ठीक है, मर्जी पड़े जो बजाओ, लेकिन खुश हो जाओ क्योंकि इसकी कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। 2-3 साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अलग अलग तरीके से हाइपोथेटिकल वैल्यूज देकर, हाइपोथेटिकल वैल्यूज, एक साइंटिस्ट हुआ स्लेटर, जिसकी सबसे ज्यादा मानी जाती है। स्लेटर एक साइंटिस्ट हुआ, स्लेटर्स रूल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बेटा उसको? स्लेटर्स रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा। बट मजेदार बात, सिलेबस में नहीं है। मजेदार बात क्या है? सिलेबस में नहीं है। उसके दो कारण हैं कि वो सबके लिए वैलिड था ही नहीं कभी पॉइंट, वो एक जनरल स्टेटमेंट था। दूसरा, स्लेटर खुद ये बोला कि ये हाइपोथेटिकल है, और कुछ भी रहा हुआ हो हमारे सिलेबस में नहीं है। आप जाकर एनसीईआरटी खोलोगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव की शब्दों को लिखा हुआ ही नहीं, मतलब स्क्रीनिंग फिर भी एक जगह पे लिखा हुआ है पैराग्राफ में, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वर्ड शायद लिखा हुआ भी ना हो। लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है, हमें तो पढ़ना जरूरी है। इससे, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी नहीं मिलेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है। हाँ, लेकिन अब ये कैलकुलेशन ऑन द बेस, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, ये वैल्यूज जो हैं उसके बेस पर कुछ रिजल्ट निकले, है ना। रिजल्ट्स जो आए हमारे पास वो किस पर बेस्ड आए? कुछ कैलकुलेशन हमने करी जो कि हमारे सिलेबस पे नहीं है, हमें ध्यान ही नहीं देना है, लेकिन वो रिजल्ट हमें याद रखना है, वो रिजल्ट हमारे काम आएगा। कौन सा रिजल्ट होगा? कि ये लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर जेड इफेक्टिव क्या होता है, दैट्स इट। और खाली आपको याद रखना, कोई आपसे वैल्यू नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछेगा। और मैं आपको और बता देता हूं, ये एस और पी ब्लॉक में अलग चलता है, डी ब्लॉक में अलग चलता है। तो इसीलिए अगर आप कैलकुलेशन में पढ़ते हो तो ना तो आपके सिलेबस का है, दूसरा ना वो आपके समझ आएगा, ना ही वो एक जैसा है हर ब्लॉक के लिए। तो वो लफड़े वाले काम है, तो वो हम करते ही नहीं है। पहले पढ़ाता था मैं, पर अब नहीं पढ़ाता हूं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन की। ठीक है, 1 मिनट आया, मैं फिर आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट आया, 1 मिनट टाइम दे देना, तब तक ये नोट कर लो अगर नहीं किया हो तो। करें शुरू? यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है,
और ये जो पॉइंट है ये है बेस्ड ऑन स्लेटर रूल कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा नॉट इन आवर सिलेबस। ये लिखना जरूरी है, नॉट इन आवर सिलेबस, ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दिक्कत आ जाती है फिर, है ना, कि भाई कहीं से नाम सुन लेते हैं स्लेटर्स का कि सर ये सिलेबस में है या नहीं है, तो सर बताओ, तो लिखना जरूरी है। नॉट इन सिलेबस, तो ये बहुत जरूरी बात है, ये याद रख लेना। बट रिजल्ट जरूरी है, बट रिजल्ट जरूरी है, पॉइंट जरूरी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये हमें सिखाते हैं। इसको ऐसे बनाओ, इसका मतलब होता है बेटा टॉप टू बॉटम, मतलब ग्रुप के अंदर, है ना। एक पीरियोडिक टेबल को हम दो नजर से देखते हैं, है ना, ऊपर से नीचे देखते हैं और बाएं से दाएं देखते हैं, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया था, बाएं से दाएं देखते हैं। ये हम इसको ऐसे देखते हैं। ये हम जब इस तरह से बनाते हैं तो इसका मतलब है लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या है? लेफ्ट टू राइट का मतलब है हम किस में देख रहे हैं, पीरियड में। इसका मतलब क्या है, इन अ ग्रुप। और इसका मतलब क्या है, इन अ पीरियड। जब ऐसे बनाते हैं हम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट कोई भी प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं ना, तो लेफ्ट टू राइट क्या हुआ बेटा कि लेफ्ट टू राइट जो वैल्यूज आई उससे ये पता लगा, सिर्फ वैल्यूज से हम देखो, मेरे को तो वैल्यूज भी याद है, मैं तो लिख भी दूंगा, पर अननेसेसरी तुम्हारा लोड नहीं बढ़ाना, क्योंकि वो ना कभी आएगा, ना स्कूल के एग्जाम में आएगा, ना नीट में आएगा, कभी नहीं आएगा। तो लेफ्ट टू राइट जब भी जाते हैं तो यहां पर क्या होता है बेटा कि सिग्मा भी बढ़ता है, जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है। अब सिग्मा से ज्यादा जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि ये जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज होता है किसी पीरियड में, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। और टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जो है वो एन इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल। जैसे टॉप टू बॉटम आओगे तो 1s 2s 3s 4s 5s, तो ये शेल नंबर ही तो इंक्रीज हो रहा है। एक ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो लगातार शेल नंबर बढ़ता है, अरे पीरियड चेंज होता है ना, ये देखो, तो शेल नंबर इंक्रीज होता है, तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है बेटा, नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज होता है। इस वजह से अल्टीमेटली जो जेड इफेक्टिव आता है वो जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। एक बार के लिए बढ़ता है बट फिर कांस्टेंट हो जाता है। बट वो सब वैल्यूज पे मैं आपका ध्यान नहीं डालना चाह रहा। आप सब लोगों से मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, कभी कभी ही मैं करूंगा ऐसी रिक्वेस्ट, जब कोई चीज सिलेबस में नहीं होगी वहीं पर मैं हाथ जोड़ के बोलूंगा कि बेटा ये याद कर लेना, क्योंकि अगर इसको समझने बैठते हैं तो प्लस 2 लेक्चर और लगा ले, और वो 2 लेक्चर हमारे काम के नहीं है। और ये काम हम कर चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, जब पहले बाहर से पेपर आता था एनसीईआरटी के तब हम करते थे, पर पिछले विगत 4-5 सालों से ये काम बंद कर दिया हमने, इसका कोई लेना देना नहीं। बस बच्चे को ये फील करवा दो कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज होता है। उसका कारण सुनो, लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड, एक पीरियड में बेटा 2s होता है। फिर सेकंड पीरियड की अगर मैं बात करूं, सेकंड पीरियड की अगर मैं बात करूं, तो क्या ये n की वैल्यू पूरे पीरियड में चेंज होगी क्या? नहीं, ये 2s से शुरू होगा और ये 2p पे खत्म हो जाएगा। क्या शेल नंबर चेंज हुआ क्या? इसी तरह से अगर मैं तीसरे पीरियड की बात करूं तो ये 3s से शुरू होकर 3p पे खत्म हो जाएगा। क्या शेल नंबर चेंज हुआ क्या? कहां शुरू हो रहा है और कहां खत्म हो रहा है, ये ध्यान रखना। एक पीरियड में शेल नंबर सेम रहता है,
एक पीरियड में क्या होता है बेटा, शेल नंबर सेम रहता है, यानी कि हमेशा एक पीरियड के अंदर जो एन है वो कांस्टेंट होता है। उल्टा चलता है, पीरियड में एन कांस्टेंट है जबकि ग्रुप में एन इंक्रीज हो रहा है और जेड इफेक्टिव कांस्टेंट है, वहां पर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। वहां पर क्या हो रहा है बेटा, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। क्या ये चीज याद रख लोगे, लेफ्ट टू राइट, ये जनरल है ना, जनरल ट्रेंड है। मेनली एप्लीकेबल फॉर एस एंड पी ब्लॉक। ठीक है, डी की बात ही नहीं करते, जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो ठीक है, जो बोलना होगा वो वहां उस वक्त किसी एक पॉइंट को समझाने के लिए समझाना होगा, मैं समझा दूंगा। मतलब आप ये पूरी पीरियोडिक टेबल के लिए मत ही मान लेना, क्योंकि इसीलिए तो आज दिन तक कोई भी साइंटिस्ट इस वैल्यू को अच्छे से प्रूव ही नहीं कर पाया, क्योंकि ये एक जैसी चलती ही नहीं है। ये चलती नहीं, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है कभी कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, एस और पी के लिए मैं बता देता हूं, एस और पी ब्लॉक में हम इन जनरल बोल सकते हैं कि भैया ठीक है, लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, जेड इफेक्टिव और टॉप टू बॉटम कांस्टेंट हो जाता है। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में तो और ही पंचायती चलती, भयंकर भयंकर। इसीलिए उतना डीप हमको जाना नहीं है ना, क्योंकि वो कंफ्यूज आप हो जाओगे। वो एमएससी पीएचडी लेवल में भी मतलब मान के चलो कि वहां जाके थोड़ी बहुत पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, अदरवाइज इसकी कैलकुलेशन हमारे नहीं है सिलेबस में। नीट लेवल पे तो बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि रहने दो इसको, कोई नहीं है। बस इतना याद रखो कि लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है और टॉप टू बॉटम कांस्टेंट हो जाता है। और ये चीज तो आपको पहले से पता थी कि पीरियड नंबर में पीरियड ही चेंज हो जाएगा तो उसे पीरियड क्यों कहेंगे। इसीलिए पीरियड नंबर में एन की वैल्यू नहीं बदलती, कभी ग्रुप में बदलती है। जब आप ग्रुप स्टडी करते हो तो एन इंक्रीज होता है, सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे। क्लियर भाई? अब क्या गलत लिख दिया भाई मैंने? 8 बजने से 5 मिनट पहले ही बाय करना शुरू कर देते हैं। क्या लेवल है तुम्हारा, वाकई में तुम बहुत फोकस्ड हो, लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे बेटा। ये नहीं पता कि किधर किधर जाओगे, लेकिन आगे जरूर बढ़ोगे। इतना आगे बढ़ोगे, इतना आगे बढ़ोगे लाइफ में कि मतलब क्या बोलूं मैं, बढ़ते ही रहोगे। ये देखो वैल्यूज बता सकता हूं मैं आपको, आपको लिखनी है लिख देना, जरूरत नहीं है वैसे, है ना। वैल्यूज बता सकता हूं मैं। ये यहाँ पर शायद लिथियम जो है वो नहीं है, लिथियम इधर नहीं है, वो ऐड कर देना, लिथियम यहाँ ऐड कर देना बेटा। लिथियम का जेड इफेक्टिव है 1.30, इधर लिखा हुआ है। ये एक ग्रुप उठाया है अपन ने, आप देखो ये कैलकुलेशन बेस्ड है, हमारे सिलेबस में नहीं है। आप देखो ये हमारा सेकंड पीरियड है और ये हमारा थर्ड पीरियड है। बस सेकंड से थर्ड पे जब आए ना तो एक इंक्रीज हुआ है थोड़ा सा, कितना, आई थिंक +0.90, इतना ही ऐड हुआ। उसके बाद यहां से यहां तक वैल्यूज कांस्टेंट हो गई, इसीलिए हमने टॉप टू बॉटम जनरली कांस्टेंट लिख दिया। ये वैल्यूज है, आपको याद नहीं करनी है। वो पीछे मैं वैल्यूज भी लेके, मुझे नहीं पता था ये आगे स्लाइड है, इसलिए मैंने ऐसे ही बोल दिया। नहीं लिखना है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। नोट्स में कभी पीडीएफ में देख लेना, कोई जरूरी नहीं। और ये आपका लेफ्ट टू राइट है, ये देखो लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट, ये देखो लगातार ये इंक्रीज हो रहा है। ये हर टाइम 0.65 से इंक्रीज हो रहा है, हर एक टाइम। देखते जाओ। हमेशा 0.65 जोड़ते जाओ, देख लो। इसमें 0.65 जोड़ो, फिर इसमें 0.65 दो, हर एक एलिमेंट के बाद ये 0.65 से वैल्यू इंक्रीज हो रही है। एक ये गलत, रॉन्ग 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 क्यों लिख रहे हो, मुझे समझ नहीं आता। चल, गलत लिख दिया क्या? 0.90 ही तो ऐड होगा इसमें, और क्या ऐड होगा? ठीक है,
उसके बाद कांस्टेंट हो गया, लेकिन इसमें 0.65 वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, स्पैमर्स है, हाँ ठीक है, उनका भी जरूरी है बेटा, वो भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे एक दिन। क्या करता था आपका बच्चा? स्पैमिंग करता था। बहुत बढ़िया। चलो, कल हम रेडियस पर आएंगे, और रेडियस की बात सबसे पहले यहीं से जुड़ जाएगी, जिसमें आपको पता लग ही गया कि ये जेड इफेक्टिव वाला सीन यहाँ हमें पता होना चाहिए। तो जेड इफेक्टिव का रेडियस से कनेक्शन होगा, साइज से कनेक्शन होगा, ये आप जानते हो। तो सोच के आना जरा, लेफ्ट टू राइट रेडियस घटेगी बढ़ेगी क्या होगा, और टॉप टू बॉटम क्या होगा? टॉप टू बॉटम अलग फैक्टर चलेगा। चलो, तो कल आज कोई सवाल नहीं करा पाए हम, कोई बात नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, करवाने ही है। जब सीख जाएंगे तो सवाल ही सवाल है फिर तो। एक 5 मिनट मुझे और दीजिएगा। हाँ जी, मॉड्यूल्स के बारे में हम देख लेते हैं। 2023 एंड 2024 के एडिशन में हमने क्या अपडेट किया है वो देखिएगा आप, है ना। हमने मॉड्यूल्स जो हैं वो इस बार बहुत ज़्यादा अपडेट किए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐड करी हैं। 11th और 12th के बच्चे को स्कूल में भी दिक्कत आती है, तो जैसे हम फिलहाल 11th की बात कर रहे हैं, जैसे अर्जुना नीट जो है, अर्जुना नीट में हमने क्या अपडेट किया है, ये 2023 का कवर पेज ऐसा दिखता था बेटा, एंड 2024 का जो नया वाला मॉड्यूल है उसका कवर पेज ऐसा दिखेगा, है ना। व्हाट वाज इनसाइड, जो पहले था उसमें क्या था, उसमें पहले जो ईयर वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, टॉपिक वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एनालिसिस वगैरह, वो भी अपने हिसाब से बेस्ट था। 2014 से लेकर 2022 तक के सारे सवाल थे उसमें। डिटेल थियरी थी, है ना। आरंभ सेक्शन ऑफ सॉल्व्ड एंड मिसलेनियस एग्जांपल्स, आरंभ करके एक सेक्शन हुआ करता था, ठीक है। और फिर बाकी जो है वो एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 जो है वो लेवल बढ़ते हुए, लाइक एक्सरसाइज 1 आसान, एक्सरसाइज 2 और थोड़ा मुश्किल, एक्सरसाइज 3 जो ऐसा हुआ था। फिर इसमें हमने थोड़ा सा और चेंजेस किया। अब जो हमारा अपडेटेड मॉड्यूल है वो ये है कि पहली चीज, ये लेटेस्ट एनटीए सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना। और क्यूआर कोड, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इस मॉड्यूल में कुछ क्यूआर कोड मिलेंगे। आजकल जमाना टेक्निकल हो गया, आप उसको स्कैन करिए, उस टॉपिक का या उस स्ट्रक्चर का 3D मॉडल आपके सामने आ जाएगा, है ना। और वो बॉटनी जूलॉजी में जो है वो आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। एक्सटेंडेड लर्निंग सेक्शन एडेड टू द डीप डाइव, है ना, इनटू द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसमें कुछ चीजें ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर वाइज स्कूल लेवल प्रॉब्लम्स, ये हमने नया ऐड किया है। तो ये जो स्कूल लेवल प्रॉब्लम हमने एक अलग से ऐड करी है। बाकी क्वेश्चंस इंक्रीज हुए हैं, वहां 9000 प्लस थे या 12000 प्लस हो गए हैं। अब हमने एक्सरसाइज 1 2 3 4 को नाम दे दिया। एक्सरसाइज 1 इज योर प्रारंभ, टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन ऑफ क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 2 इज योर प्रबल, लर्निंग प्लस फॉर द नीट लेवल क्वेश्चंस, ठीक है। एंड द एक्सरसाइज परीक्षित फॉर द मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस विद प्रैक्टिस। एंड द लास्ट वन इज PYQ सेक्शन, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेक्शन होता है वो है, और वो अपडेटेड है, जो कि पिछले साल वाला है वो भी इसमें ऐड हो चुका है, ठीक है। और एलैबोरेटेड एंड डिटेल्ड सॉल्यूशंस आपको मिल जाने हैं। ये एक्सटेंडेड लर्निंग जो मैं कह रहा था, किसी चीज का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए 2 शब्द आ गए उसमें कि नहीं पता चल रहा, तो उन 2 शब्दों को यहां समझाया हुआ है, ये एक्सटेंडेड लर्निंग है, ठीक है। ये 3D मॉडल इस तरह से आपको एक बार कोड मिलेगा जिसको आप स्कैन करके उसका 3D मॉडल देख सकते हो, ठीक है। ये एक्सरसाइज देखो, वो स्कूल लेवल वाली प्रॉब्लम वहां है। फिर ये शॉर्ट नोट्स भी आपको बीच में ऐड किए हैं। शॉर्ट नोट्स, बच्चे की बहुत दिक्कत रहती है बोल शॉर्ट नोट, तो शॉर्ट नोट भी आपको इसमें बना के दे दिए। ये वो रही प्रारंभ एक्सरसाइज, स्कूल लेवल वाली अलग से ऐड कर रखी है, और बाकी जो प्रारंभ, प्रबल, परीक्षित और जो PYQ है वो अलग से इस तरह से आपको मिल जाएंगे। ये प्रबल वाली दूसरे नंबर की, ये परीक्षित इज योर थर्ड वन, एंड द ये चैप्टर वाइज, ईयर वाइज हमने क्वेश्चन एनालिसिस भी डाले हैं कि कितने साल, कौन से साल में कितने क्वेश्चंस आए हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर से, ठीक है बेटा। तो ये ऐसा आपका मॉड्यूल दिखता है। कहां कहां मिलेगा सर? ये देखो, अपने स्टोर पे तो मिलेगा ही, उसके साथ आपको ये Amazon, फ्लिपकार्ट पे भी मिलेगा, और सारे ऑफलाइन रिटेल स्टोर पे भी, अगर आपके शहर में कोई ऐसा है तो ऑफलाइन स्टोर जो रखता है, तो हमने कुछ कुछ ऑफलाइन रिटेल स्टोर पर भी ये चीजें भेजी हुई हैं, तो वहां पर भी आपको मिल सकता है ना। बाकी आज की तारीख में तो Amazon, फ्लिपकार्ट और अपना खुद का स्टोर है भैया,
है ना, खुद का स्टोर है, वहां से भी आ सकता है। चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। प्राइस वगैरह सब कुछ आपको जब आप उसमें जाओगे तो आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना है बैच के अलावा वो वहां पर नजर आएगा। बाकी अगर आपको वाकई में तैयारी को स्मूथ करना है, हम होमवर्क दें, आप होमवर्क करो, एक कनेक्शन अगर प्रॉपर प्रोसेस को स्मूथ रखना है तो डेफिनेटली मैं यही कहूंगा कि आप जाकर मॉड्यूल खरीद सकते हैं, क्योंकि मजा तभी आएगा जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।